यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत बेसिक से आप लोगों के साथ आज आ रहा हूँ। फिजिक्स पढ़ाने के क्रम में या फिजिक्स को बेहतर ढंग से समझने के क्रम में मैथ का बहुत बड़ा योगदान होता है। बल्कि यूँ कह लीजिए कि मैथमेटिक्स इज टूल ऑफ फिजिक्स। उसके बिना तो हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या अप्लाई करें और कैसे अप्लाई करें। लेकिन मैथ अपने आप में ही बहुत ब्रॉड है। अगर मैं उसे पूरा समझने लगा तो फिजिक्स का पोर्शन ही छूटने लगता है। लेकिन हाँ, उतना ज़रूर जानना चाहिए जिसकी अप्लाई हम शुरू से लेके एडवांस स्टेज तक फिजिक्स में करते हैं। चूँकि मुझे पढ़ाने का काफ़ी वर्षों का अनुभव और तजुर्बा है, और जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ या थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूँ तो मैं किन किन मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज़ किया है या यूज़ करता हूँ उसको बढ़िया से समझा दूंगा, तो आपके लिए आने वाले समय में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। खास करके मैं ये पाया हूँ कि जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग बायोलॉजिकल साइड के हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से थोड़ा पीछे हटते हैं, और यही वजह है कहीं ना कहीं उन्हें फिजिक्स भारी लगता है, क्योंकि उन्होंने बिना मैथमेटिक्स को समझे हुए फिजिक्स को समझने की कोशिश किया है। वह कोई भी लोग जो मैथमेटिक्स को बेहतर ढंग से एप्लीकेशन नहीं सीखा है और फिजिक्स में डायरेक्ट इंटरसेप्ट कर रहा है, निश्चित रूप में वो बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे या बढ़िया से उसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारा उसी क्रम में पहला दौर है, और उस दौर में हम सबसे पहले शामिल होते हैं कि मैथमेटिक्स के डिफ्रेंसिएशन का कब प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपको ये भी बताते चलेंगे कि इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, और स्लोप का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है। पूरे फिजिक्स के बेसिक्स में हम हमेशा बताते रहते हैं कि स्लोप ऑफ ए लाइन या स्लोप ऑफ ए कर्व, तो ये किस बात को इंगित करता है, और मेरा इशारा वहाँ कहाँ रहता है। आज का ये वीडियो बहुत अच्छे ढंग से आपको समझा देगा। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। यस, अब हम आपके सामने एक छोटे से लेके आते हैं और ये देख सकते हैं कि लेट अस कंसीडर दिस टू बी द एक्स एक्सिस एंड दिस टू बी द वाई एक्सिस एंड दिस एज ए पोल एक्स वाई प्लेन। ये एज ए पोल क्या है, एक्स वाई प्लेन है, और अगर बात करें तो एक्स वाई एक्सिस है। ये दोनों की जो कट पॉइंट होते हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट का ओरिजिन कहलाता है। चूँकि यहाँ पर दो ही दिया गया है, एक्स वाई है, तो एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो और जेड भी जीरो। ना अगर हम आपके सामने एक लाइन ऐसे करके देते हैं, जस्ट प्लॉट दिस वन, और हम कहते हैं कि इसकी इंक्लिनेशन कितना है, एंगल थीटा कितना है, एक्स का डायरेक्शन क्या होता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से। आप जब भी किसी एंगल की मेजरमेंट करते हैं तो वो एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना है, और वो भी कौन डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल इज मेजर्ड, आप ध्यान देंगे, एंगल इज ऑलवेज measured from x positive direction, x positive direction, and in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction। तो यहाँ पर ये जो थीटा की वैल्यू देख रहे हैं, आपका किस दिशा में चल रहा, आप ऐसे करके ध्यान से देखिए, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में ये जो थीटा है, तो दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री एंड सो कॉल इट इज ए एक्यूट एंगल। और ये क्या है, आपका एक लाइन है ओ ए। तो यहाँ पर ओ ए लाइन हैज थीटा लेस देन 90 डिग्री, और इसे हम लोग कहते हैं इस लाइन का इंक्लिनेशन। थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। और ये थीटा का वैल्यू इस एग्जांपल में कितना देख रहे हैं, 90 डिग्री है। इस केस में आपका, अब आप स्लोप लीजिए, यहाँ पर इंक्लिनेशन कितना देख रहे हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। नाउ
इस तरह के यहाँ के पोजीशन में जब थीटा इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री है, तो अब आप अगर इसका स्लोप लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा। लेट अस कंसीडर दिस डिस्टेंस इज ए डेल्टा वाई एंड दिस डिस्टेंस इज ए डेल्टा एक्स। इस क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी कितना हम शो कर रहे हैं, डेल्टा एक्स, और ये हाइट को हम कितना शो कर रहे हैं, दैट इज डेल्टा वाई। और अगर आप tan थीटा लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई भी पॉजिटिव है और डेल्टा एक्स भी पॉजिटिव है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसी tan थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं। स्लोप किसका, ऑफ द गिवन लाइन। और वह लाइन कौन सा था इस एग्जाम्पल में, ओ ए, एंड दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब डेल्टा वाई का मतलब हो गया वाई एक्सिस के जो इंटरसेप्ट है, ये जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। तो स्लोप आपका मतलब आप समझ गए होंगे स्पष्ट रूप से कि वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यूज को हम लोग स्लोप कहते हैं। और ये स्लोप क्या है, आप देख सकते हैं पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव कब तक रहेगा, स्लोप इज इक्वल टू पॉजिटिव व्हेन थीटा लेस देन 90 डिग्री। ये हमेशा याद रखिएगा, स्लोप ऑफ ए लाइन इज ए पॉजिटिव व्हेन थीटा इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री। अब एक तरह दूसरे केस में देखिए, आपने इसको अब यहां तक ले गया, यहां तक ले गया, दिस इज थीटा। ये थीटा भैया क्या हो गया, दिस थीटा इज सर्टेनली ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर आपके पास ये y हो गया और ये क्या हो गया, x हो गया। अब आप अगर इसको थीटा 90 डिग्री लेते हैं तो अब आपका इंटरसेप्ट लेंगे तो क्या, स्लोप लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा। ये अब भी पॉजिटिव है तो डेल्टा वाई क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन डेल्टा एक्स क्या है, आपने गेस किया कि कोई भी चीज इस साइड है तो पॉजिटिव है और पीछे की ओर है तो नेगेटिव है, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया, नेगेटिव है। अब आप अगर यहाँ पर tan थीटा लेते हैं तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और उसकी वैल्यू y तो पॉजिटिव है लेकिन x नेगेटिव है और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव, तो स्लोप इज नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव हो गया किसका, O से लेके A तक। स्लोप ऑफ लाइन, कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं, O इज नेगेटिव। तो आप अगर इस साइड अगर कभी चले जाते हैं तो दिस स्लोप इज नेगेटिव, बल्कि यहीं तक नहीं, इसको अगर आप नीचे तक भी ले जाते हैं तो दिस स्लोप इज फर्दर नेगेटिव, और इसमें अगर आप इसको ऐसे भी ले जाते हैं तो दिस स्लोप इज पॉजिटिव। पूरा लाइन के लाइन ये पॉजिटिव है और ये पूरा के पूरा नेगेटिव है, लेकिन हम यहीं से देखते हैं ओरिजिन से, तो ये स्पष्ट रूप से नेगेटिव आता हुआ है। तो स्लोप इस केस में कब नेगेटिव हो जाता है, स्लोप इज नेगेटिव ऑफ ए लाइन व्हेन, एक बार फिर से मैं लिख दूँ, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि व्हाट इज द स्लोप हो गया। अब दूसरी बात पर आते हैं, नेक्स्ट, यस, नाउ कंसीडर द सेम स्लोप कॉन्सेप्ट, सेम स्लोप। से इसे देखते हैं, सेम स्लोप ऑफ ए लाइन। आप देखिए इसे, मैं एक बार फिर कोऑर्डिनेट प्लॉट करता हूं, दिस इज एक्स और वाई। लेट अस सपोज इट मूव्स इन दिस वे, आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज ए एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज ए थीटा एंड दिस इज 90 डिग्री। सो आपने अभी अभी देखा था स्लोप इज इक्वल टू पॉजिटिव, इस केस में हो गया। अब आपका ये पॉइंट स्लोप कहाँ का, आप यहाँ का स्लोप लिए, सपोज कीजिए इस पॉइंट पर स्लोप लीजिएगा तो क्या होगा, इस पॉइंट पर स्लोप कैसे निकालेंगे, तो आपके लिए क्या करना है, एक फिर रेफरेंस एक्स एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ कीजिए। नाउ दिस इज द वर्चुअल एक्स एक्सिस, वर्चुअल एक्स एक्सिस, और इस वर्चुअल एक्स एक्सिस से एंगल आप लीजिए, दिस इज थीटा। क्या ये थीटा और ये थीटा में परिवर्तन है या दोनों सेम है, आप क्या देखिएगा, आप अगर नाम भी चेंज कर दीजिए, थीटा 1 और थीटा 2 दे दीजिए, तो आपने क्या पाया, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, दैट इज सेम इंक्लिनेशन, सेम इंक्लिनेशन, that is same slope. Therefore, straight line, ST का मतलब straight है, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, straight line had
सेम स्लोप, किसी भी स्ट्रेट लाइन का सेम स्लोप होता है, ये आप देख सकते हैं। इस लाइन का ये पॉइंट, या आप अगर यहाँ पर भी कहिए तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप वर्चुअल एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिए, यहाँ पर भी आप वर्चुअल, मतलब ये दोनों एक्स एक्सिस पैरेलल रहना चाहिए, तो आपके पास इंक्लिनेशन एंड स्लोप आर ऑलवेज सेम। उसी तरह से अगर बच्चे लोग आप अगर इसको देखिए तो क्या होगा, जहाँ पर स्लोप निगेटिव आप ले रहे हैं, इस लाइन को आप ध्यान से देखिए, ये स्लोप क्या हो गया, दिस इज द निगेटिव स्लोप, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस स्लोप को लेते हैं थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्लोप इज निगेटिव। स्लोप ऑफ लाइन कंप्लीट पूरे लाइन का जहां तक आप जा सकते हैं इज निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गया। कहने का तात्पर्य ये हो गया, आप इसको बेहतर ढंग में समझिए कि यहां पर से अगर आप स्लोप लेते हैं इस लाइन का, एक्स एक्सिस से यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस को यहां पर ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस को यहां पर ड्रॉ कीजिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट का स्लोप चेक कीजिए, तो ये भी वही है, ये भी यही है, ये एक्स पॉजिटिव से आप ले रहे हैं। हमने एक्स पॉजिटिव को भी यहाँ पर वर्चुअल ट्रीट किया, तो आपने क्या देखा, ये एंगल जो है वही तो ये एंगल है, यहाँ पर एंगल है, तो इसमें क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन इज कंप्लीट कांस्टेंट रहेगा, स्लोप ऑफ द लाइन इज कांस्टेंट, यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन, दिस इज अगेन स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ना तो आपको दिक्कत है। तो आपने ये देखा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, ये स्लोप पॉजिटिव था, ये स्लोप नेगेटिव था। अगर मान लीजिए कोई लाइन ऐसे मिल जाता तो आप क्या ट्रीट करेंगे, ये x है और ये y है, सपोज कीजिए कोई लाइन ऐसे मिल गया, आप क्या ट्रीट करेंगे इससे, तो आप इसको एक्सटेंड कीजिए ना, एक्सटेंड कीजिए और आप चेक कीजिए क्या आप पाते हैं। एक्सटेंड करने के बाद दिस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड सो स्लोप इज नेगेटिव। क्या आपने पाया कि अगर सिर्फ लाइन अगर ऐसे भी है तो ये स्लोप को आप क्या लीजिएगा, दैट इज स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। ऐसे लाइन पर भी आपका पकड़ बना रहना चाहिए, ऐसे गया तो भी पकड़, ऐसे गया तो भी पकड़, लेकिन नॉर्मली आपको ये लाइन और ये लाइन मिलता है तो ये नेगेटिव स्लोप कहलाता है, और ऐसे जो ऊपर उठता हुआ रहता है दैट इज, फिजिक्स में ये दोनों आता है, मैथ में आपको कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट, अब मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि क्या स्लोप जीरो भी हो सकता है, क्या कोई वैसा भी बात है जहां पर स्लोप जीरो होता है या इंक्लिनेशन जीरो होता है, यस दैट इज पॉसिबल। तो जीरो स्लोप, आप आ जाइए, लेट अस सपोज दिस इज ए लाइन, दिस इज ए वाई एक्सिस, दिस इज ए एक्स एक्सिस, आप ये पॉइंट लीजिए और ये पॉइंट लीजिए, यहां से यहां तक में डेल्टा वाई क्या है, दैट इज जीरो, और डेल्टा एक्स में परिवर्तन हो रहा है, दिस इज डेल्टा एक्स, और ये पोर्शन क्या हो गया, डेल्टा वाई का लेते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा वाई फ्रॉम ए टू बी जाने में डेल्टा वाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दिस डेल्टा वाई इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एक्स। स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप ऑफ ए लाइन, दैट इज ऑलवेज, जो वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है वो है डेल्टा वाई, चेंज इन डेल्टा वाई पोजिशन डिवाइडेड बाई चेंज इन डेल्टा एक्स। यहाँ पर आप देखते हैं कि y में डेल्टा y का नहीं चेंज कर रहा, नहीं चेंज करने का मतलब यहाँ के लिए भी वही वैल्यू है और यहाँ के लिए भी वही वैल्यू है, तो डेल्टा y का क्या हो जाएगा, सेम से सेम घटेगा, और सेम से सेम घटेगा तो ये डेल्टा y जीरो है, और डेल्टा x चाहे जो भी वैल्यू हो, इसके आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कोई भी चीज अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो वो स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो एनी लाइन parallel to x-axis is equal to जीरो स्लोप। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, यस, अब मेरा कहना है कि क्या स्लोप इन्फिनिटी भी हो सकता है क्या, यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। नेक्स्ट, अब आपके सामने एक बार फिर पुनः x है और एक y है। Now let us consider there is a line which is a parallel to y-axis. This is the A to B. This line is from A to B, which is a parallel to y-axis. So, a line parallel to y-axis, parallel to y-axis. जब आप पैरेलल टू y-axis लेते हैं तो आपने इसमें क्या देखा, मान लीजिए आप दो पॉइंट लेते हैं A और B, तो A के लिए भी x का वही पोजीशन है और B के लिए भी x का वही पोजीशन है,
तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। लेकिन डेल्टा वाई की पोजीशन लेते हैं तो कोई एक फिनाइट वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा वाई। तो यहाँ डेल्टा वाई क्या है, सम फिनाइट वैल्यू है। नाउ अब अगर हम आपसे पूछते हैं स्लोप का मतलब क्या होता है, तो स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा एंड tan थीटा इज नथिंग बट डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई है दैट इज अ फिनाइट वैल्यू, बट डेल्टा एक्स 0 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी लाइन का अगर इंक्लिनेशन इक्वल टू 90 डिग्री है तो स्लोप कितना होगा, इन्फिनिटी। आप इसे ध्यान से समझें। क्या मैं कहना चाहता हूं कि इफ एनी लाइन इज ए पैरेलल टू वाई एक्सिस देन इंक्लिनेशन थीटा, मतलब क्या हो गया बच्चे लोग, इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा 90 डिग्री और स्लोप कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट पॉइंट। अब जरा सा एक स्लोप को निकालने की कोशिश कीजिए, तो जहां एंगल नहीं देगा और आपको कोऑर्डिनेट देगा, यस यहां पर हमने लिख दिया इसका 2 1। अब आपसे मैं पूछता हूं कि इस ओ ए का जो कि इसकी कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, आप हमें बताइए इस लाइन का स्लोप कितना है। ये 2 1 क्या है, दिस इज ए कोऑर्डिनेट, लेट अस सपोज इन मीटर। तो यहाँ पर 2 जो पहला है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, वो कितना हो गया 2 मीटर, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट हो गया वो कितना हो गया 1 मीटर। और यहाँ पर एक्स का कितना वैल्यू है 0 है, और वाई भी बच्चे कितना है 0। आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, दिस इज ए एक्स दिस इज ए वाई। परपेंडिकुलर जैसे ही आप ड्रॉ किए तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर का 2 है और यहाँ पर का 0 है, ये डिस्टेंस ये 2 और 0 एक्स, सॉरी यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ये 2 वैल्यू है, वेरी सॉरी। इस दोनों को आप डिफरेंस लेते हैं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2। अब अगर y कोऑर्डिनेट की बात कीजिए तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना है 0 और यहाँ पर y का वैल्यू है 1 और यहाँ पर x का वैल्यू था 2। तो डेल्टा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 है और इसी का ये वैल्यू यहाँ पर 0 0 है, मतलब ये भी 0 है, तो 1 माइनस 0, तो ये वैल्यू कितना होगा 1। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन याद रखिएगा, स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा। इस लाइन के लिए tan थीटा क्या होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दैट इज 1/2। तो दिस इज द स्लोप ऑफ ए लाइन 10/2, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। इस तरह से हम कोई भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए ये और ये देगा, तब आप क्या कीजिएगा, मान लिया जाए आप ऐसे करके आ जाइए। कभी किसी प्रॉब्लम्स में अगर ऐसे दे दे, दिस इज ए 1 मीटर एंड दिस इज 3 मीटर, ओके। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन, तो आप क्या कीजिएगा, आप चले जाइए ऐसे। सबसे पहले साइन थीटा ले लो, सॉरी आप कॉस थीटा ले लीजिए, ये थीटा मान लीजिए, कॉस थीटा लीजिएगा तो बेस का 1 मीटर और एल्टीट्यूड इसका हाइपोटेन्यूज है 3 है, इसलिए आपका थीटा वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे लोग, कॉस इनवर्स 1/3। नाउ व्हाट इज द स्लोप, tan थीटा, तो दैट इज tan थीटा के जगह पर आप इसको पुट कर दीजिए, कॉस इनवर्स 1/3 एंड दैट इज द स्लोप ऑफ ए लाइन। यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्लीकेशन से फिजिक्स की कम हो रहा है, लेकिन यहाँ तक तो बहुत ज़बरदस्त फिजिक्स में यूज होगा। नेक्स्ट, यस अब हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप बच्चे स्ट्रेट लाइन से हटिए और जरा कर्व की ओर आइए। तो हम देखते हैं एक इक्वेशंस को, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसकी प्लॉटिंग हम अगर करते हैं, प्लॉट दिस, तो ये प्लॉटिंग का वैल्यू कैसे आता है आप जरा सा देखिएगा। लेट अस सपोज दिस इज ए एक्स एंड दिस इज ए वाई। अब मैं प्लॉट किया हूँ, इसे प्लॉट किया हूँ तो ये 0 0, और जरा सा देखिए ये ऐसे करके आ गया, मैंने इसे ऐसे प्लॉट किया और यही इसकी नेचर है। दिस इज ए कॉल्ड पैराबोलिक कर्व है, इसे हम लोग नॉर्मली पैराबोला कहते हैं, पैराबोला। ये कर्व है और इस कर्व का नाम है पैराबोला, जिसकी पावर अगर 2 रहे और इधर पावर 1 रहे वो पैराबोलिक है। अगर यहाँ पर लेफ्ट साइड 1 और इधर 2, या फिर ये 2 या ये 1 रहे, 2 1 के अगर संबंध के साथ रहे तो वो पैराबोला हो गया। नाउ इस पैराबोला में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज कर्व हियर, यहाँ पर कितना है और यहाँ पर इसका स्लोप कितना है, या यहाँ पर इसकी इंक्लिनेशन कितना है और यहाँ पर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अब की बार मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर स्लोप ऑफ ए कर्व मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ कर्व।
तो यहाँ पर एक लाइन इंपॉर्टेंट आएगा, व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट किसे कहते हैं? टेंजेंट का मतलब होता है वह स्ट्रेट लाइन जो कर्व को छू कर चला जाता है, कर्व को कट नहीं करेगा, छू के चला जाएगा। तो टेंजेंट इज ए लाइन just touches the curve, just touches the curve at given point. आप आ जाइए, इसके लिए एक पॉइंट ले लीजिए, लेट अस कंसीडर P1 एंड P2 और आप टेंजेंट को ड्रॉ कीजिए। मैं एक टेंजेंट को ड्रॉ करता हूं, सी दिस टेंजेंट। यहां पर इसको छूता हुआ लाइन को मैं ले जा रहा हूं, ये लाइन को छूता हुआ चला गया, आगे बढ़ा दीजिए इसे, छूता हुआ स्ट्रेट लाइन। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट T एट P1। टेंजेंट क्या है? T एट P1 हो गया, इसे टेंजेंट T1 ले। अब इसकी जो इंक्लिनेशंस होगी दिस इज कॉल्ड θ1 और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो tan θ1 आएगा, तो tan θ1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द कर्व एट P1। तो आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और इसके थीटा निकाल दीजिए, थीटा में tan की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज कॉल्ड स्लोप। अब आप अगर यहां पर स्लोप निकालिएगा तो क्या कहेंगे? फिर एक बार एक्स एक्सिस को आप यहां पर से चले जाइए, इसको छूता हुआ निकाल दीजिए और छूता हुआ यहां तक आ गया। अब तो आप देखिएगा यही एक्स एक्सिस और इसी एक्स एक्सिस से रेफरेंस लेना है, तो ये θ2 आ गया। तो दिस θ2 इज कॉल्ड, ये θ2 tan of θ2 is equal to slope of curve at P2। अब आपको कौन सा ज़्यादा बड़ा लगता है आप विजुलाइज कीजिए। तो ये θ2 का इंक्लिनेशन इस θ1 के इंक्लिनेशन से बड़ा है, इसलिए आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ P2 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ P1। आप ये आराम से कह सकते हैं। स्लोप ऑफ P2 का मतलब क्या हो गया? tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1। वेरी फाइन। चलिए एक और भी आपसे मैं चेक कराता हूँ इसी कर्व में। ये कौन सा पैराबोला था? आप देख सकते हैं पैराबोला में ये राइजिंग इंक्रीजिंग है, जिसे हम लोग इंक्रीज करते हुए ऑर्डर में ले रहे हैं। इंक्रीज का मतलब क्या हो गया? एक्स की तुलना में वाई फास्टर ग्रोथ ले रहा है। अब एक और पैराबोला मैं देता हूँ। नेक्स्ट जरा से इस कर्व पर भी दीजिए, दिस इज ए वाई एंड दिस इज ए एक्स। अब की बार मैं कैसा ले रहा हूँ? इसे इस तरह से ले रहा हूँ, इस तरह से, और मैं आपको दो पॉइंट देता हूँ। लेट अस कंसीडर दिस इज ए P1 पॉइंट एंड दिस इज ए P2 पॉइंट, और मैं आपसे स्लोप की उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे P1 और P2 के स्लोप के बारे में जानकारी देंगे और ये आप बताएंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। आप पहले तो यहाँ पर से ड्रॉ, स्पर्श रेखा, छूता हुआ टेंजेंट, तो ये टेंजेंट T1 है, और यहाँ पर भी लीजिए छूता हुआ, ये टेंजेंट T2 हो गया। तो दीज आर टेंजेंट। टेंजेंट को एक्सटेंड कीजिए ताकि वो एक्स एक्सिस को कट करे। टेंजेंट को एक्सटेंड किया, एक्स एक्सिस किया, तो ये जो आपके पास थीटा आया, तो tan ऑफ θ1 इज इक्वल टू स्लोप एट P1। उसी तरह से अगर इसको एक्सटेंड कीजिए तो पीछे की ओर बढ़ाना पड़ेगा, और ये देखिए आपको यहाँ पर ये θ2 आया। tan ऑफ θ2 इज इक्वल टू स्लोप एट P2। कौन सी एंगल बड़ा आपको लग रहा है? θ1 या θ2? जैसे जैसे ये झुक रहा है वैसे वैसे कम हो रहा है, θ1 ज़्यादा है। देयरफॉर tan ऑफ θ1 इज ग्रेटर देन tan ऑफ θ2। क्यों? θ1 इज ग्रेटर देन θ2। जैसे tan का वैल्यू थीटा में, थीटा का वैल्यू tan में बढ़ते जाता है, tan थीटा का वैल्यू भी चेंज करते जाता है, बढ़ते चला जाता है। तो यहाँ पर θ1 इंक्लिनेशन ज़्यादा है, यहाँ θ2 की इंक्लिनेशन कम है कंपैरिजन। Therefore slope at P1 is greater than slope at P2। फाइनली क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ थीटा P1 ले लें, P1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ P2। इस तरह से हमारा स्लोप का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होता रहा कि कब स्लोप बढ़ रहा है, कब स्लोप घट रहा है, कब स्लोप कांस्टेंट है। आपने देखा होगा कि स्ट्रेट लाइन में हमेशा स्लोप कांस्टेंट रहता है। अगर वही स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप 0 होता है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है स्लोप इन्फिनिटी होता है। और कर्व में अगर हाईली इंक्रीजिंग जा रहा है, पैराबोलिक में जा रहा है, इस तरह के पैराबोलिक में,
इस तरह के पैराबोलिक का मतलब क्या हो गया, इसकी कॉन्केविटी अपवर्ड्स है। कॉन्केविटी अपवर्ड्स अगर रहेगा तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप हमेशा इंक्रीजिंग आएगा। ये देखिए कॉन्केविटी, कॉन्केव है और ये डाउनवर्ड जा रहा है। अगर कॉन्केविटी डाउनवर्ड है, स्लोप डिक्रीजिंग हो रहा है। ये दो कॉन्सेप्ट के साथ आप जाइए और आप आराम से आप कहिएगा इसकी यूज क्या होगा। बहुत सारा यूज है, अभी तो यूज आपको मैं एक एक करके गिनाऊंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। वो अब y और x में थोड़ा परिवर्तन लेगा। x एक्सिस पर अब हम टाइम लेंगे, फिजिक्स की दुनिया में x पर हमेशा टाइम रहता है नॉर्मली, और y पर आपके हिसाब से प्लॉटिंग रहेगा। आप जरा से इसे देखिए, मैंने दिया y इक्वल टू 2t, एक इक्वेशन दिया आपके सामने y इक्वल टू 2t, जहां y क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर, और मैंने आपको t दिया टाइम इन सेकंड। दो बातें आपको दिया और कहा मैंने इसे प्लॉट करने के लिए। तो आप ये याद रखिएगा कि दिस इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन y और t का। x एक्सिस पर हमने t का रखा और y एक्सिस पर हमने यहां पर ये t क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये y को क्या कहते हैं हम लोग, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है नॉर्मली y एक्सिस पर चला जाता है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसका मतलब ये हो गया हर t की मान को वेरी करके हम y की पोजीशन को निकाल सकते हैं। ओके, वेरी फाइन। अब आप इसको जब प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ ऐसे चला जाता है। दिस इज द प्लॉटिंग। ये इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू लेट अस सपोज 2t, हमने ये मान लिया। यहाँ से कहाँ पर जा रहा है, ओरिजिन पर जा रहा है, और ये इक्वेशन हो गया। कैसे ये ओरिजिन पर होगा भैया, जब आप t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब t की इक्वल टू हमने यहाँ पर 0 पुट किया, ठीक उसी समय y की वैल्यू क्या हो गया, 0 है। और जब t की वैल्यूज को हम कुछ खास वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा। अब आप जरा यहाँ पर देखिएगा, आपने t इक्वल टू 1 सेकेंड पुट किया, t को 1 सेकेंड पुट किया तो y इक्वल टू 2 मीटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। कब के लिए हो जाएगा, कोई एक पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट का क्या नाम है, x एक्सिस का 1 है और y एक्सिस पर 2 है। x एक्सिस का 1 करने का मतलब सेकेंड है और y एक्सिस का 2 करने का मतलब 2 हो गया। नाउ दिस एंगल इज थीटा। नाउ व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू ये कोऑर्डिनेट दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2। अब 2 क्या है, ऊपर में मीटर है, और 1 क्या है, नीचे में सेकंड है। और मीटर पर सेकंड क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अकॉर्डिंग टू यूनिट मीटर पर सेकंड हमारा क्या बताएगा कि वेलोसिटी हो गया। तो tan थीटा ये क्या दे रहा है यहाँ पर, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होता है। तो ये जो लाइन का जो स्लोप दे रहा है, स्लोप ऑफ दिस लाइन नथिंग बट वेलोसिटी। क्या आपने अच्छी तरह से समझा कि इस लाइन का जो स्लोप देगा, स्लोप का मतलब होता है y एक्सिस। y एक्सिस पर क्या है, डेल्टा y। आप आ जाइए स्लोप, थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, फर्स्ट टाइमर है तो एक बार चेक करिए। स्लोप इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x। डेल्टा y में क्या देना है, 2 मीटर, और उतना ही देर में डेल्टा x में क्या देना, 1 सेकेंड। तो ऑटोमेटिक हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द वेलोसिटी। ओके, अब मैं बच्चे आपसे ये पूछता हूं कि ये पॉइंट का स्लोप ज़्यादा है या यहाँ का ज़्यादा है। लेट अस सपोज इट इज P1 और P2, किसकी स्लोप ज़्यादा है। पिछले पूरे में हम बताते आ रहे हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, इस केस में स्लोप इज कांस्टेंट। अगर ये स्लोप कांस्टेंट है और स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू वेलोसिटी है, स्लोप यहाँ पर क्या दे रहा है, slope of y and t is equal to velocity, therefore velocity constant। तो ये स्लोप पढ़ने का फायदा हुआ कि फिजिक्स की दुनिया में भी हम इसे अप्लाई कर लिए। एक और छोटा सा करके देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया आपके लिए।
सपोज कीजिए ये x है और टाइम t है, ये सेकंड में है और ये मीटर में है। हमने 2 पॉइंट लिया, लेट अस सपोज P1 एंड P2 करस्पॉन्डिंग टू टाइम। इस टाइम को लेंगे T1 एंड T2। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, कहां पर वेलोसिटी जाता है? विच हैज ए हायर वेलोसिटी, विच हैज हायर वेलोसिटी, P1 और P2 कहां पर जाता होगा? तो आपको ये चेक करना है कि वेलोसिटी कैसे हम निकाल पाएंगे। तो x और t को डिवाइड करेंगे dy बाई डी टी, दैट इज dx बाई डी टी। यहाँ पर ये y के जगह पर x है और x के जगह पर t है, तो इसका स्लोप क्या देगा? स्लोप देगा इसका इंटरसेप्ट दैट इज डेल्टा x और इसका इंटरसेप्ट डेल्टा t, और ये तो वेलोसिटी हो गया। और ये स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। और अगर वेलोसिटी क्या है तो इसका मतलब वेलोसिटी एट P1 मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी एट P2 एंड दिस इज ओवर। तो ये एक स्लोप का पढ़ने का फायदा हुआ कि आप y और x को डिवाइड कर दीजिए, y पर अगर डिस्टेंस है और x पर टाइम है तो वो वेलोसिटी देगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर वेलोसिटी है और यहाँ पर टाइम है, दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो एक्सीलरेशन देगा। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जहाँ पर स्लोप का स्पेसिफिक मीनिंग होता है और उससे वैल्यू आ जाता है। नेक्स्ट मैं आपको ये बताता हूँ, जरा इसे आप समझाइएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बार आप थोड़ा सा लीड लीजिए। मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहता हूँ कि दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, सिर्फ x ही रहेंगे या के एक्स स्क्वायर, के इज ए कॉन्स्टेंट, के इज ए कॉन्स्टेंट। और जब मैंने इसकी प्लॉटिंग किया ये प्लॉटिंग आ गया। चलो इस जगह पर क्या है? y है और y का मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट इन मीटर हो गया, और यहां पर टाइम है इन सेकेंड हो गया। चलिए मैं यहां पर लेता हूं और 2 पॉइंट लेता हूं, कोरस्पॉन्डिंग टू T1 टाइम एंड दिस कोरस्पॉन्डिंग टू T2 टाइम। मैं आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको ये बताना है कि ये जो कर्व दे रहा है उसका स्लोप क्या देगा? व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस कर्व? वह कौन से फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको बताएगा? आंसर क्या हो जाएगा? डेल्टा, इसमें आपके पास y है तो डेल्टा y, और यहां पर x कोऑर्डिनेट में डेल्टा t है तो डेल्टा t। इसको डेल्टा t कह लीजिएगा चेंज, और इस पोजीशन को हम लोग क्या कह लेंगे? दैट इज डेल्टा y। तो डेल्टा y बाई डेल्टा t क्या कहलाता है बच्चे लोग? दिस इज ए वेलोसिटी। तो निश्चित रूप से इसका स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। आंसर आ गया, वेलोसिटी देगा। अब अगर हम आपसे पूछे कौन सा इसमें ज्यादा है, v1 इज ग्रेटर देन v2 है या v2 इज ग्रेटर देन v1 है, आपको ये चेक करना। चेक मतलब 1 पॉइंट पर टाइम t1 पर वेलोसिटी ज्यादा है या कोरस्पॉन्डिंग टू टाइम t2 वेलोसिटी ज्यादा। आइए आपको क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ ए टेंजेंट, ताकि आप स्लोप देख सकें। ड्रॉ ए टेंजेंट। मैं आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करवा रहा हूँ, ये देखिए इस पॉइंट पर टेंजेंट आ गया, दिस T1 कोरस्पॉन्डिंग टू 1 T1। इस पर जरा टेंजेंट को ड्रॉ कीजिए, छूता हुआ लाइन को चले जाए और x एक्सिस पर आ जाए। ये अगर θ1 है और ये θ2 है, certainly θ2 is greater than θ1, therefore tan θ2 is greater than tan θ1 and therefore V2 is certainly greater than V1। आपका क्या ऑप्शन आ गया? V2 is greater than V1। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब हम फिजिक्स की दुनिया में बताएंगे कि वेलोसिटी इंक्रीज किया तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक्सेलरेटेड मोशन है। वो एक दूसरा चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स पार्ट है। मेरा अभी जो फोकस है, आप केवल ये चेक कर लीजिए कि क्या वो वेलोसिटी सेम था या वेरी था। आपने आंसर दे दिया। Now let us consider another example of the same time. Let us come this side. इस बार भी मैं आपसे ही पूछता रहूंगा और बीच बीच में आपको बताता भी रहूंगा। एक ने किसी ने ग्राफ को प्लॉट किया ऐसे करते, इसे किया, ये किस इक्वेशंस पर आ रहा है? ये आपको पास आ रहा है x इक्वल टू वाई स्क्वायर का है, तो इस पर हम लोग क्या ले सकते हैं? y इक्वल टू √x की, उसकी ग्राफ हम आपको आ गया। x इक्वल टू वाई स्क्वायर का पैराबोला है, तो y में क्या हो जाएगा? आप रूट में चले जाइएगा x, और जब उसकी वैल्यू लेते हैं तो ये क्वेश्चन आता है। अब आपको हम ये कहते, सॉरी यहाँ पर आपको आ जाइएगा, एक काम कीजिए, यहाँ पर t ले लीजिए और तब आपके पास आ जाएगा ये t ले, क्योंकि हम इस पर x एक्सिस को टाइम शो करना चाहते हैं,
ताकि एक फिजिक्स की दुनिया में स्पेशल मीनिंग आ जाएगा, ये सेकंड में आ जाएगा और ये मीटर में आ जाएगा। यस, अब आपके सामने हम दो पॉइंट लेते हैं और दोनों पॉइंट पर आपकी हम बात करेंगे कि इसका स्लोप क्या देगा। आपको चेक करना स्लोप क्या देगा। आप दोनों लाइन पर आ जाइए, यहाँ पर T1 आ गया और ये T2 आ गया और ये डेल्टा T हो गया। डेल्टा T का मतलब क्या हो गया? डेल्टा T मीन्स T2 माइनस T1। आइए डेल्टा वाई यहाँ पर एक आ जाइए और एक यहाँ पर आ जाइए। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ से यहाँ तक का y1 था और यहाँ से यहाँ तक का y2 था, तो ये डिस्टेंस डेल्टा y कितना हो जाएगा बच्चे लोग? y2 माइनस y1। आइए स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप किस जगह पर? इसको P1 ले लीजिए, इसको P2 ले लीजिए। चलिए हमें मदद कीजिए। स्लोप कितना हो जाएगा एट P1? एट P1 दैट मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कीजिए। अभी हम लोग केवल इस पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर टेंजेंट, इसको हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ किए यहाँ से यहाँ तक, और एक टेंजेंट इसको भी ड्रॉ कीजिए, एक टेंजेंट इसको ड्रॉ कीजिए। आपको किसका थीटा ज्यादा लग रहा है आप चेक कीजिए। P1 पर थीटा ज्यादा है या P2 पर है? लेट अस कंसीडर दिस T1 एंड दिस इज θ2। आप अगर नोट करेंगे तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, देयरफॉर tan θ1 मस्ट बी ग्रेटर देन tan θ2 एंड सिमिलरली θ1 की जगह पर क्या हो जाएगा? tan θ1 V1 इज ग्रेटर देन V2। हमने कहा इसकी स्लोप क्या देगा, इसको स्लोप में हम कैसे समझ जाएंगे इसका स्लोप क्या देगा? तो पूरे लाइन का अगर आप स्लोप लेते हैं तो ये y2 माइनस y1 स्लोप, इसका स्लोप चेक कर लीजिए। स्लोप क्या चीज देगा? तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1 और T2 माइनस T1, दैट इज डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा t एंड दिस इज वेलोसिटी। तो ये कर्व का भी स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। अब आप बोलिए कहां पर वेलोसिटी ज्यादा है? तो वेलोसिटी एट v1 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट 2। मतलब एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। कैसा वेलोसिटी है? डिक्रीजिंग वेलोसिटी है। ये स्लोप से फायदा हो। नेक्स्ट मैं आपको एक छोटा सा कर्व देता हूं, यहां पर आ जाइए। एक कर्व की नेचर को हम बदलते हैं। लेट अस सपोज यहां पर मैं आपको वेलोसिटी देता हूं और यहां पर टाइम देता हूं और कर्व को ऐसे प्लॉट करके देता हूं आपसे, और मैं आपसे पूछता हूं कि इसका स्लोप क्या दे रहा होगा? व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस फिगर? आप जवाब सोच लीजिए। स्लोप ऑफ दिस फिगर आप क्या कीजिएगा? एक छोटा सा यहाँ पर टाइम T1 ले लीजिए, एक टाइम T2 ले लीजिए और इसे आगे बढ़ाइए और यहाँ पर इसके इंटरसेप्ट को चेक कीजिए। तो यहाँ पर क्या देगा? V2, यहाँ पर क्या देगा? V1। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इन फिगर, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है और tan थीटा इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x होता है। y कोऑर्डिनेट में V2 माइनस V1 है, दैट इज V2 माइनस V1, और टाइम कोऑर्डिनेट पर x कोऑर्डिनेट पर T2 माइनस T1। इसका मतलब डेल्टा V बाई डेल्टा T, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम, दिस इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। ये फिजिक्स की दुनिया 9th से भी आप पढ़ रहे होंगे कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, वो आपका एक्सीलरेशन कहलाता है। तो इस ग्राफ का वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के लिए आपका स्लोप क्या देगा? स्लोप ऑफ VT इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे ढंग से। और अगर मैं ये बात करूं कि कहां पर स्लोप ज्यादा है, 1 इसे ले ले P1 और इसे ले ले P2, तो यहां पर स्लोप को x एक्सिस को ड्रॉ कीजिए इसके पैरेलल और यहां भी कीजिए। अब आप इसको θ1 मानिए और θ2 मानिए, किसकी ज्यादा है इंक्लिनेशन, θ1 या θ2? आप बेशक कहिएगा θ2 इज इक्वल टू θ1, therefore tan θ2 is equal to tan θ1, therefore slope at P2 is equal to slope at P1, and finally acceleration at 2 must be equal to acceleration at 1। तो आपने क्या देखा बच्चे लोग कि जब स्ट्रेट लाइन है, मैं पहले भी डिस्कस किया, स्लोप कांस्टेंट रहेगा और चूंकि इसका स्लोप वेलोसिटी बाय टाइम है, वो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये फिजिक्स का एक टर्म है जो मैं बाद में काफी डिटेल से पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट आप चेक कीजिए। अब मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रस्ताव के साथ आता हूं कि जरा इस कर्व को भी चेक कर लीजिए। अब आप इसको जरा सा चेक कर, मैं यहां पर भी वेलोसिटी ही रखता हूं और ये टाइम ही रखता हूं और यहां पर 2 पॉइंट देता हूं
और मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि 1 और 2 में इसका स्लोप क्या देगा। स्लोप को ड्रॉ करने के लिए आप क्या कीजिएगा, एक छूता हुआ लाइन जिसे हम लोग टेंजेंट लाइन कहते हैं, यहां पर ड्रॉ कीजिए। इस पॉइंट को छूता हुआ, कट नहीं करेगा, छू के निकल जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड tan θ1, स्लोप ऑफ दिस लाइन। और यहां पर अगर आप ड्रॉ कीजिएगा, छूता हुआ लाइन निकल जाए, कट नहीं करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड tan θ2। आपने क्या देखा, किसकी स्लोप ज्यादा है? ऑब्वियसली इस लाइन का स्लोप इंक्लिनेशन ज्यादा, इसलिए स्लोप भी ज्यादा है, तो tan θ2 इज सर्टेनली ग्रेटर देन tan θ1। अब इसका मतलब tan θ2 मतलब स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो tan θ2 का मतलब हो जाएगा वेलोसिटी बाय टाइम, इसका मतलब हो जाएगा एक्सीलरेशन 2 इज ग्रेटर देन एक्सीलरेशन 1। कितने बेहतर ढंग में समझ लिया आपने कि यहाँ पर का एक्सीलरेशन ज़्यादा है और यहाँ पर का एक्सीलरेशन कम है। ठीक है, बेहतर। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि आप जरा इस पर भी हमें कुछ अपनी राय प्रकट कीजिए। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, और ये मान लीजिए ये आया ऐसे कर, आप अगर यहाँ पर लेते हैं स्लोप और यहाँ पर लेते हैं स्लोप, 1 और 2 पर किसकी स्लोप ज़्यादा होगी आप चेक कर लीजिए। ये स्लोप, ये tan θ1 आएगा, और अगर यहाँ पर स्लोप ड्रॉ कीजिएगा, इसको छूता हुआ लाइन पीछे बढ़ाइए और ये जाइए, ये आपका θ2 जाएगा। इसका मतलब हो गया tan θ1 इज ग्रेटर देन tan θ2। इसका मतलब ये हो गया कि a1 इज ग्रेटर देन a2। तो कहाँ पर एक्सीलरेशन ज़्यादा है? a1, और कहाँ पर कम है? ये क्या दे रहा है? एक्सीलरेशन का सिंबल हम क्या लेते हैं बच्चे लोग? a लेते हैं, ताकि आपको कोई डाउट ना लगे। नेक्स्ट, यस। अब मेरे पास ये है कि कभी कभी आपको ये चेक करना रहता है कि क्या वो एवरेज है या इंस्टेंटेनियस स्लोप। दो बात कर लेते हैं, इसको चेक। एवरेज, आप इस पर आ जाइए, बड़ा ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट है, लेट अस सपोज एस इज इन मीटर। ये एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ये फिजिक्स का एक टर्म होता है, और टाइम है टी इन सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इन मीटर लेते हैं, और एक कर्व वही प्लॉट किया, एक पैराबोलिक टाइप का लिया, कनकेविटी अपवर्ड से। कनकेविटी अपवर्ड्स का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? स्लोप इंक्रीजिंग है, इसमें बढ़ते हुए स्लोप। ये मैं पहले थोड़ी देर पहले इसका मैंने आपको समझा दिया। चलिए, अब आप कोई दो पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए और एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, कोरस्पॉन्डिंग टू टाइम ले लीजिए। ये टाइम आपका t1 हो गया और ये टाइम t2 हो गया। इसलिए इस दोनों के बीच में कितना टाइम का कंजम्पशन हो गया? तो दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी, चेंज इन टाइम, दैट इज t2 माइनस t1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ गया, ये टाइम की वैल्यू डेल्टा टी आ गया। ठीक, अब आप एक काम कीजिए, यहाँ से यहाँ तक आ जाइए, यहाँ तक। इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक लेने में हमारे पास S1 मान लीजिए आ गया, और ये दूरी S2 आ गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? डेल्टा S आ जाएगा, ये दूरी बीच में। अब आप इस लाइन को मिला दीजिए यहाँ पर, बल्कि मैं इसे एक कलर लाइन से मिलाता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। इसे मैं मिला दिया। नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ ए P1 एंड P2? कैन यू फाइंड स्लोप ऑफ P1 P2? स्लोप ऑफ लाइन P1 P2 मैं आपके लिए छोड़ूं, आप समझ सकते हैं, बिल्कुल बता दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इसके ऊपर आइए, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एस, और ये आ गया डेल्टा टी, और ये उसका थीटा आ गया। इसलिए स्लोप ऑफ P1 P2 tan ऑफ थीटा, that is equal to delta s by t, and this is called velocity. तो ये जो आपने वेलोसिटी देखा, ये वेलोसिटी कहाँ का लिया गया है? क्या ये वैल्यू का टेंजेंट ड्रॉ करके लिया गया है या दोनों के बीच का लिया गया? तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया है। अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया होता तो उस मोमेंट का वेलोसिटी निकलता, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, P1 और P2 है और ये लाइन ऐसे जा रहा है, हमने डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी का एक एवरेज निकाल लिया। आप बढ़िया से समझिएगा। आपको एक समझाने के लिए मैं एक बार यहाँ पर फिर से आ जाता हूँ ताकि आप समझ सकें।
फिर से पाया, ये वही कर्व है। अगर मैं यहाँ पर पूछता कि ये वेलोसिटी कितना है, अगर ये s होता और ये टाइम t होता, आप एक टेंजेंट को ड्रॉ कर देते और टेंजेंट को ड्रॉ करके ये tan θ1 जो आ जाता, tan θ1 इज इक्वल टू v1, दैट इज कॉल्ड स्लोप। लेकिन ये तो पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके आते थे, तो इस वेलोसिटी को हम लोग कहते थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जितने भी पीछे डिस्कस हो रहे थे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी दिए गए पॉइंट पर हम टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे थे। लेकिन यहां पर तो P1 और P2 के बीच का वेलोसिटी है, सो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? v एवरेज जब भी निकलेगा तो कैसे निकलेगा? ds by dt, दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ये दोनों पॉइंट छोटा होने लगे, P1 और P2 नजदीक आने लगे, या यूं कहिए कि डेल्टा टी छोटा होने लगे। एक और देखिए, मैं उसी को दे रहा हूं एक बार s और t। ये देखिए यहां पर P1 और यहीं पर P2 है, P1 और P2 दोनों एक नजदीक आ गया। ध्यान से देखिए, अब आपका यहां पर तो ये लाइन ऐसे करके आ रहा था, लेकिन अगर P1 और P2 आ गया और आपसे कहे कि एवरेज को ड्रॉ कीजिए, तो एवरेज का आप जब ड्रॉ करते हैं तो ये आपका एक तरह से टेंजेंट ही हो गया। ये देखिए, तो जब ये टाइम लिमिट बहुत छोटा हो जाए, ये डेल्टा टी क्या हो गया? टेंड्स टू जीरो। मतलब इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल। देन एवरेज वेलोसिटी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का उस समय का वेलोसिटी है, ना कि एक टाइम इंटरवल का वेलोसिटी है। वो कब होना चाहिए? जबकि ये टाइम बहुत छोटा हो जाए। इसका मतलब हो गया देयरफॉर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अगर यहां पर डेल्टा टी का वैल्यू छोटा होने लगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, लिमिट करके लिखेंगे। एल टी का मतलब लिमिट, और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो दिस इज कॉल्ड डी एस बाई डी टी। and this is slope at the point, slope at point। ये क्या देता है? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या देता है? एवरेज स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स। ध्यान देंगे, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या दिया? स्लोप बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये डी एस बाई डी टी क्या देता है? दिस इज कॉल्ड स्लोप एट ए पॉइंट। दोनों में फर्क क्या हो गया? ये एवरेज बताएगा, दिस इज एवरेज। अब वो एवरेज जिस भी क्वांटिटी का रहेगा एवरेज देगा, और ये क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस, मतलब उस मोमेंट का कितना है। अब आप एक बात कीजिए कि जब आप वेलोसिटी को मेजरमेंट करते हैं, जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और मोटरसाइकिल की जो मीटर रीडिंग शो कर रहा है, दैट इज ऑडोमीटर, वो स्पीड क्या शो करता है? क्या वो एवरेज शो करता है या इंस्टेंटेनियस करता है? इंस्टेंटेनियस करता है। आप दौड़ रहे हैं और मैं कहता हूं कि आपकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, वो भी इंस्टेंटेनियस है उस मोमेंट के लिए। थोड़ी देर के बाद आपकी स्पीड कम भी हो सकती है और थोड़ी देर के बाद बढ़ भी सकती है। तो नॉर्मल केस में जब भी चर्चा होती है तो हम लोग इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, ना कि एवरेज की बात करते हैं। और जब आपको इंस्टेंटेनियस लेना पड़ेगा तो स्लोप के दोनों पॉइंट पर आप देखिएगा नज़दीक आ जाएगा, मतलब डेल्टा टी एकदम से ये छोटा होकर जीरो की ओर जाने लगेगा। तो कभी भी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी निकालिएगा तो एवरेज आपको मिलेगा। और अगर ये वेलोसिटी के संदर्भ में है तो एवरेज वेलोसिटी होगा, अगर एक्सीलरेशन के संदर्भ में है तो एवरेज एक्सीलरेशन होगा, और डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। और यहीं पर एक नॉर्मल तरीका आ जाएगा कि व्हाट इज डिफ्रेंसिएशन। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? डी एस बाई डी टी को एक बार थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज आ जाएगा। इसे रीड कैसे किया जाता है? डी एस बाई डी टी, दिस इज रेड एज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एस with
रिस्पेक्ट टू टाइम। और यहाँ से फिजिक्स की दुनिया ने यू टर्न ले लिया। पूरा ये न्यूटन्स का ही दिया गया है थ्योरी, और यहाँ पर से एक बेहतरीन चीज़ की आइडिया निकल के आया जिसे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस के नाम से जानते हैं। तो अब हमारा जो फोकस होगा वो डिफरेंशियल कैलकुलेशंस का होगा। लेकिन अब तक जो मैं आपको बता दिया वो आपको ये बताया कि पूरे स्लोप को आप कैसे इंटरप्रिट करेंगे और उस स्लोप के द्वारा आप कैसे निकाल पाते हैं कि स्लोप इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में। यहाँ के बाद से डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, अब हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना है, दैट इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस और फंक्शन रैदर। चलिए हम लोग इस पर आते हैं। और हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं कि इसका इतना ज़्यादा यूज किया जाता है फिजिक्स में, जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश अगर किसी को समझना और बोलना है तो अल्फ़ाबेट जरूरी है, वैसे ही किसी को फिजिक्स समझना है तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको परफेक्ट नॉलेज होना ही पड़ेगा। और उसी की शुरुआत मैं करता हूँ आपके सामने। दिस पार्ट इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। पहले मैं ये आपको जानकारी दे दूँ कि इसकी कहाँ पर फिजिक्स में ज़रूरत पड़ सकता है। छोटा सा एग्जाम्पल के लिए देखें, मैं आपको देता हूँ कि इफ़ velocity of car is v equal to 2t, where v is the velocity in meter per second and t equal to time। आपसे मैं पूछूं व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर दूँ, 2t²। व्हाट इज एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड? तो आपके लिए अब कोई रास्ता नहीं बच जाएगा विदाउट आपका डिफ्रेंशिएशन की। तो यहीं पर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट मेजर। मतलब अगर टाइम चेंज करेगा ऑटोमेटिक क्या आप देखेंगे, वेलोसिटी चेंज करेगा। ये बात तो आप अच्छी तरह समझते हैं। समझ लीजिए एक बार फिर से, अगर t इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा v इक्वल टू 0 हो जाएगा, t इक्वल टू 1 पुट कीजिएगा v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, अगर t इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा 4 to 8 v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आपने माना कि वेलोसिटी समय के साथ बदलता है? और अगर वेलोसिटी बदलता है तो फिजिक्स की दुनिया में एक्सीलरेशन आता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर आप चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम निकालते हैं तो आप एवरेज एक्सीलरेशन निकाल लीजिएगा। लेकिन मैंने कहा व्हाट इज एक्सीलरेशन एट ए टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, देयर इज नो टाइम लिमिट। टाइम का लिमिट नहीं दे रहे हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक के बीच में एक्सीलरेशन निकालना है, बल्कि मैं आपको कहता हूँ कि इंस्टेंटेनियस निकालना है किसी भी मोमेंट के लिए t इक्वल टू 1 सेकेंड पर। तो यहीं से डिफ्रेंशिएशन की शुरू हो जाती है और हम लोग अब इसकी विस्तार से जानकारी देखते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट, कंसीडर ए फंक्शन, कंसीडर ए फंक्शन y इक्वल टू x to the power n। x is independent variable, independent वेरिएबल। मतलब क्या हो गया, ये x की वैल्यूज को आप अपने हिसाब से चेक करेंगे। n is constant, that is any number, and y is called dependent variable। यहां इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यूज पर y की वैल्यू बदलेगा, ये तो स्वाभाविक है। n क्या है, कांस्टेंट है, एनी नंबर है, और x की जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज कीजिएगा y की भी वैल्यू चेंज कीजिएगा। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट देयर इज स्मॉल चेंज इन x, दैट इज x प्लस डेल्टा x। तो x की वैल्यू में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, डेल्टा x, एंड y चेंजेस accordingly y
plus delta y. Delta x, a small change in x, a small change in x. Delta y, a small change in y. तो इसका अब इसके अगर वैल्यूज को उसमें पुट कर दीजिए तो अब कैसे वैल्यू कर जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई, y में डेल्टा y परिवर्तन हुआ और x में डेल्टा x इंक्रीमेंट या चेंज हुआ और ये वैल्यू n आएगा. कंसीडर दिस टू बी द टू इक्वेशन और लेट अस कंसीडर दिस टू बी द 1 हो गया. अब आप 2 माइनस 1 कर दीजिए, 2 माइनस 1 तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा y, y प्लस डेल्टा y माइनस y तो डेल्टा y और इस साइड क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n. यहाँ पर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, डेल्टा y हो गया, x टू द पावर n अगर आप कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस डेल्टा x बाई x, ये वैल्यू n हो जाएगा. आप सिर्फ x यहाँ से कॉमन लिए तो डेल्टा x को x से डिवाइड किए माइनस दैट इज 1, क्योंकि हमने दोनों से लिया, यहाँ से भी ले लिया, इससे भी ले लिया और इससे भी ले लिया. दिस इज द एक्सप्रेशन, सिंपल एक्सप्रेशन है, यहाँ पर मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन हुआ है. नाउ फर्दर दिस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n. यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट करेंगे आप लोग, डेल्टा x बहुत छोटा है और x बड़ा है तो दिस इज ए वेरी वेरी स्मॉलर देन 1. तो ये वाला वैल्यू जो हो जाएगा डेल्टा x बाई एक्स, ये इस 1 से बहुत छोटा हो जाएगा और छोटा होने के कारण क्या है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका हो सकता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन. अब उस एक्सपेंशन का मैं यूज करने जा रहा हूं तो आपका कैसे हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस n डेल्टा x बाई एक्स प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 इंटू डेल्टा x बाई एक्स टू द पावर 2 प्लस अदर हायर वैल्यूज माइनस 1. इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये प्लस 1 और ये माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएगा. अब आपके पास क्या बचता है, डेल्टा y को अब आप दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड कर दीजिए, डेल्टा y बाई डेल्टा x, आपके पास क्या हो जाएगा, x टू द पावर n, यहाँ पर n रह जाएगा और ये x ऊपर चला जाएगा, x टू द पावर माइनस 1 और डेल्टा x कैंसिल हो चुका, कट चुका है, मतलब यहाँ पर डेल्टा x से डिवाइड किए तो ये भी कट गया, इसका स्क्वायर कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा, n माइनस 1, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल 2. फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 2 इटसेल्फ, और यहाँ पर एक डेल्टा x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, डेल्टा x बाई x का स्क्वायर, ये बचेगा. एक डेल्टा x कट गया, एक डेल्टा x सर्वाइवल है, x की स्क्वायर है प्लस अदर हायर वैल्यू इफेक्ट, ये वैल्यूज आ गया. अब हमें क्या करना है, यू हैव टू टेक लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x सच दैट डेल्टा x टेंड्स टू 0. इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगा, दैट इज x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पर डेल्टा x टेंड्स टू 0 लिए है, मतलब डेल्टा x की वैल्यू को 0 ले लीजिए, ये 0 लीजिएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, दैट इज 0 प्लस अदर टर्म्स ऑल्सो 0. तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, दिस इज, इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, इसको LT का मतलब लिमिटिंग, डेल्टा चेंज मतलब फिनाइट चेंज इन y, फिनाइट चेंज इन किस कंडीशन पर, व्हेन डेल्टा x टेंड्स टू 0, दिस इज कॉल्ड dy by dx, rate of change of y, and this becomes further n into x to the power n minus 1. तो this is the very important differential. इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, differential coefficient of y with respect to x. और इसका आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा इक्वेशन दिया था, y equal to x to the power n. When y equal to x to the power n, when y equal to x to the power n, then dy by dx equal to n into x to the power n minus 1. So this is the very first and fundamental differential आपका एक मैंने पार्ट किया, और ये कौन सा प्रिंसिपल से किया गया है, फर्स्ट प्रिंसिपल से किया गया है, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल. हालांकि जो लोग फिजिक्स की दुनिया में हैं उनको इसकी ज़रूरत नहीं है इतने सारे डेरिवेशन की, ये तो मैथमेटिकल पार्ट है, लेकिन आप अगर जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n होगा तो व्हाट इज द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x,
इज इक्वल टू, ये पावर यहाँ पर आ जाएगा और x का पावर n-1 हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इसकी एप्लीकेशन आप करके देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में दे रहा हूँ, वही जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t², जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसी का एग्जाम्पल ले लीजिए। आपसे मैंने पूछा था व्हाट इज एक्सीलरेशन, इसे हम केवल t² लेते हैं, अभी थोड़ा सा हम यहीं पढ़ लेते हैं। व्हाट इज एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। यहाँ पर हिंट ले लीजिए हमारी तरफ से कि एक्सीलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द एक्सीलरेशन। ये हिंट को आप फॉलो करते हुए अब आप आ जाइए, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दैट इज dv/dt लिखते हैं, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ t² विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब x का पावर तो t के जगह पर x आ गया, या x के जगह पर t आ गया और n के जगह पर 2 आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, n के जगह पर मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए, तो दैट इज इक्वल टू 2t। और dv/dt क्या हो गया, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का इक्वेशन क्या हो गया, 2t। तो ये तो स्पष्ट हो गया ना कि किसी भी टाइम के लिए अब आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, तो क्यों नहीं 1 सेकेंड के लिए निकाल लीजिए। तो व्हाट इज एक्सीलरेशन एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, 2 × 1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी बात के लिए तो डिफरेंशिएशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप तभी किसी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को निकाल सकते हैं, दिए गए समय पर निकाल सकते हैं, जब आपको डिफरेंशिएशन करने की पूरी प्रैक्टिस है। नेक्स्ट, अब आपके सामने एक इसमें भी देख लीजिए, y इक्वल टू c इंटू एक्स टू द पावर अगर n रहेगा और आपको dy/dx निकालना रहेगा, तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट को छोड़ दीजिएगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n dx दैट इज dy/dx इज इक्वल टू c इंटू n x टू द पावर n-1। तो दैट इज द इक्वेशन। अगर y इक्वल टू हमारे पास x टू द पावर c है, पर व्हाट इज c, c इज ए कांस्टेंट, c इज ए कांस्टेंट। और कांस्टेंट का कैसा नेचर है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर कांस्टेंट है, एडिटिव नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है। एडिटिव के लिए आगे क्वेश्चन देंगे। आप जैसे इसको कैसे आप न्यूमेरिकल्स बना पाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल के तौर पर कि डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, दैट इज कॉल्ड x इज इक्वल टू 2t²। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर है, और t क्या दिया हुआ, टाइम इन सेकेंड है। और आपसे पूछता है व्हाट इज ए वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आपके लिए हिंट यहाँ पर फिर जारी हम कर देते हैं, हालांकि रेस्ट एंड मोशन में इसकी जानकारी आप मिल जाएगा। आपकी वेलोसिटी होता है dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या करना है, x दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम से। तो इसके लिए क्या है, c क्या है, जो कांस्टेंट यहाँ पर दिया गया था, x के जगह पर t है और ये। अब यहाँ पर इसको आ जाइए, dx/dt अगर आप लेफ्ट साइड डिफरेंशिएशन करते हैं तो राइट साइड भी कीजिए, 2t² डिवाइडेड बाई dt। कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ t² विद dt करेंगे, 2 रह जाएगा। अब ये x टू द पावर n हो गया, तो 2 हो गया, t का पावर 2 - 1 दैट इज 4t। वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया। अब आपसे किसी भी टाइम पर कहेगा 1 हो या कोई भी टाइम हो, आपकी वेलोसिटी एट ए गिवन टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड, 4 × 1 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका एप्लीकेशन भी आप समझ गए कि अगर कोई भी मल्टीप्लायर दिया हुआ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यू कैन इमीडिएटली फाइंड इट। नेक्स्ट, व्हेन more additive terms are given, more additive terms are given। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको दिया y इक्वल टू u प्लस v प्लस w प्लस और भी कोई टर्म्स, वेयर u v w आर फंक्शन ऑफ x। x के साथ ये डिपेंडेंट होगा u v w। फाइंड dy/dx, आपसे अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए व्हाट इज ए dy/dx, और ये u v w x के साथ बदलने वाला है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप ऐसे करके याद रखिएगा फॉर्मूला को, dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx
प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस अदर वैल्यू। मैं ये भी बता दूं कि अगर साइन निगेटिव आता है किसी में तो अकॉर्डिंगली आप निगेटिव भी पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ भी प्लस माइनस है तो इट सर्टेनली डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ ए साइन निगेटिव है एंड नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज कीजिए 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस, इसीलिए ये दो एग्जाम्पल है। ये एक और भी लीजिए, प्लस 4x क्यूब। इसे आपको कहता है फाइंड dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई, आपके लिए क्या हो जाएगा, आप लेफ्ट साइड को लिखिए, दिस इज dy बाई डी एक्स। एक्स के तरफ आपको डिफ्रेंशिएट करना है तो आप हर टर्म को कीजिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, डिफ्रेंशिएट माइनस साइन पुट करेंगे, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 4x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू dx। आपको ये पहले ही मैं बता दिया कि कोई भी मल्टीप्लायर रहेगा वो डिफरेंशिएट नहीं होगा, बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कीजिएगा 2, एक्स का पावर 2 माइनस 1 माइनस 3 मल्टीप्लायर है, बाहर आ जाएगा। एक्स का कुछ नहीं पावर है, मतलब 1 पावर है, तो 1 इंटू एक्स का पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ 4 बाहर आ जाएगा, और एक्स का पावर 3 है तो 3 एक्स का पावर 3 माइनस 1 आ जाएगा। दैट इज 4x माइनस 3 एक्स का पावर 0 प्लस 12 एक्स की पावर स्क्वायर। किसी का भी पावर 0 होता है तो वो वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये 3 इंटू 1 प्लस 12 एक्स स्क्वायर एंड दैट इज योर आंसर। सो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी फंक्शन अगर यू भी डब्ल्यू के टर्म में कई टर्म्स में आते हैं तो सभी का इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन किया जाता है विथ प्रॉपर साइन, जो साइन उसके थे उसी साइन को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, कभी आपको डायरेक्ट कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना पड़ सकता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, differentiation of any constant, and let us this constant is called c। तो इसके लिए एक रूल्स आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ एनी टाइप ऑफ ए वेरिएबल, चाहे वो x हो, t हो, या जो भी चीज़ हो, लेट अस सपोज इट इज x से, तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एनी कांस्टेंट with any variable is equal to always। फॉर एग्जाम्पल आप इसकी तौर पर कहिए, जैसे आपके पास एक डिस्प्लेसमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, आपको क्या निकालना है, सॉरी वाई ले लीजिए, आपको क्या निकालना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। ये आपसे कहा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझ, आप क्या कीजिएगा, dy बाई डी एक्स अगर आप लेफ्ट साइड लेते हैं तो इसके हर टर्म को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जैसा कि पिछले रूल्स में देखा। इसको dx के साथ कीजिए, इसमें माइनस 3 को कॉमन ले लीजिए, dx बाई डी एक्स, और x का पावर कुछ नहीं दिया हुआ 1 आप ट्रीट कीजिए, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू dx। इसमें क्या हो जाएगा, वेरी इजीली 2x हो जाएगा, ये किसी का भी डिफरेंशिएशन कीजिएगा 1 हो जाएगा, और ये 4 है तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तो दिस 2x माइनस 3 इज द dy बाई डी एक्स। इजीली आप समझ गए। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशंस का भी हो जाता है, जैसे रूल्स में आ जाएगा डिफरेंशिएशंस ऑफ मल्टीप्लायर्स। जैसे मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ y इक्वल टू यू इंटू वी, वेयर यू एंड वी इज ए फंक्शन ऑफ x, फंक्शंस ऑफ x, मतलब क्या हो गया कि u और v x के साथ बदलता है, यहाँ पर ये u और v में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन का रूल क्या होगा, dy बाई जब dx लेंगे तो आपको इसको करना पड़ेगा, पहला फंक्शन को छोड़ देंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार में क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन को छोड़ देंगे और जो रिमेनिंग था उसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो दैट इज द रूल। बहुत इजीली समझ गए, लीव फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस साइन देंगे, लीव सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। जैसे आप इसको तीसरे रूल में लीजिए, ये तो रूल आपने समझ गया। एक और ले लीजिए, लेट अस सपोज y इज इक्वल टू u v w, तीन तरह का ले लीजिए, u v एंड w आर फंक्शन ऑफ x। अगर ये कंडीशन है तो इसमें 3 है, तब आप क्या कीजिएगा, वही रूल्स को अप्लाई करना है dy बाई डी एक्स में। इसको मान लीजिए सेकंड मान लीजिए,
और इसको मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए, तो लीव यू डिफरेंशिएट सेकंड। उसके बाद क्या कहता है, लीव सेकंड एंड डिफरेंशिएट फर्स्ट। यहां पर आ गया, तो ये तो फर्स्ट हो गया। अब ये 3 से घटकर 2 के सेटअप पर आ गया। अब आप क्या करेंगे, यू को रहने देंगे, फिर इसे डिफरेंट, आप क्या करेंगे, लीव फर्स्ट फंक्शन, इसे छोड़ देंगे, उसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, लीव फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन, और ये तो आपका रहेगा ही। इस तरह से आप इस पूरे को सेटअप को, हाँ यहां से ये वाला ये सेटअप आ गया, आप इसे पूरे में डाल, ये पूरा सेटअप आप इजीली निकाल लिए व्हाट इज डी वाई बाई डी। हाँ, इस ब्रैकेट को आप तोड़िएगा, सॉल्यूशन आपके पास में आ जाएगा। तो ये कब की बात मैं कर रहा हूँ, जब आपके पास 3 मल्टीप्लायर्स आते हैं एट ए स्टेज आते हैं, या उससे भी ज़्यादा आते हैं, तो भी तो यही फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब हमारे सामने है डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो हो गया, डिवीजन है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैं अगर देता हूं y इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई b, आप देख सकते हैं दिस इज डिवीजन साइन है। तो इसके लिए डिफरेंशिएशन क्या, यहां पर फिर लिख दें, u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। एक बार फिर, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, आपको वही चीज करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ उसका स्क्वायर कर लीव डिनोमिनेटर एंड डिफरेंशिएट न्यूमरेटर, माइनस लीव न्यूमरेटर डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर, तो दैट इज द रूल। क्या कीजिएगा, नीचे वाले टर्म को जो दिया हुआ डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर कर दिया, लीव डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट न्यूमरेटर, माइनस साइन यहाँ पर फॉर्मूला का है, लीव न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर, दैट इज द रूल्स। मैं रूल्स का एप्लीकेशन 1 बाय 1 सभी का बता दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लेंगे वाला। नेक्स्ट, बहुत बार आपको डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज आ जाते हैं, उनकी भी वैल्यू जानना चाहिए ताकि आपको काम आएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल अगर ये दिया हुआ है कि y इक्वल टू साइन ऑफ x, तो यहाँ पर क्या है, x पर साइन की वैल्यू वेरी करेगा और उस पर y वेरी करेगा। जैसे आप x की वैल्यू चेंज कीजिएगा, साइन x वेरी कर जाएगा, दैट इज y का वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो अगर इसमें पूछेगा व्हाट इज dy बाई डी एक्स, तो आपके पास हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, आप याद रखिएगा, cos x हो जाएगा। उसी तरह से ये को अगर आपके पास देता है व्हाट इज y इक्वल टू cos x है, और अब आपसे पूछता है व्हाट इज dy बाई डी, तो इट इज ए माइनस ऑफ साइन x। इसकी रूल्स को भी आप यूज कीजिए। तीसरे वैल्यूज में देता है, कभी आपके पास आता है y इक्वल टू tan x, तो आपके लिए रूल्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x, मतलब डिफरेंशिएट स्क्वायर से कीजिए। एक लाइन और भी आप लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x with respect to dx and this is equal to sec square x, ताकि इजी हो। यहाँ पर भी मैं वही किया हूँ, एक स्टेप जंप किया हूँ, लेकिन आंसर फिर भी सही दिया हुआ। नेक्स्ट है आपके पास और भी इसी का सेटअप आ सकता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x आ सकता है विथ रिस्पेक्ट टू dx, जैसे कि tan x का आपका दिया था यहाँ पर, तो sec स्क्वायर x आया था। जब cot x का दीजिएगा तो यहाँ पर याद रखिएगा माइनस cosec स्क्वायर x आता है, cot आता है। उसी पर एक बार और भी आ सकता है, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x भी आ सकता है विथ रिस्पेक्ट टू dx, तब आपके लिए वैल्यू हो जाएगा sec x इंटू tan x हो जाएगा। जस्ट हैव एन आइडिया, यहाँ पर बहुत कम यूजेस की यूज होगा, लेकिन मैथमेटिक्स के हिसाब से आपको जानना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x आता है विथ रिस्पेक्ट टू dx आता है, तो आंसर हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। ये ट्रिगोनोमेट्री का बहुत फेमस आता है। इसके बाद कभी कभी इन्वर्स फंक्शंस का भी आ सकता है, उसे भी चेक। नेक्स्ट, कभी आपके पास ऐसा भी आ सकता है इन्वर्स फंक्शंस के लिए, इन्वर्स फंक्शंस जैसे आपके लिए आ जाएगा, मैं ये बताऊं कि कभी आपको देता है y इक्वल टू
साइन इनवर्स एक्स, व्हाट इज dy बाई डी एक्स? आप इसके लिए निकाल लीजिएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स अंडर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन। तो इसे 1 का नोट कर लीजिए। मैं अगर आपको इसमें दूँ कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, तब आप क्या करेंगे? y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, व्हाट इज dy बाई डी एक्स? आपको यहाँ पर भी लॉजिकली केवल उसी साइन में माइनस परिवर्तन कर दीजिए, रेस्ट इज सेम, कॉस का गया। कभी कभी tan भी आ सकता है, वो भी देख लीजिए। व्हाट इज y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा? तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी हम लोग ऑफ एंड ऑन यूज करते रहते हैं, आपको जानना भी चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम आपको याद ही रहना चाहिए, हैव ए लूप और रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे आपको याद ही हो जाएगा। इसके बाद कभी आपको y tan के बाद अगर cot आ जाता है, जैसे साइन निकाल लिए, cos निकाल लिए, tan निकाल लिए, अगर cot आ जाए तब क्या करेंगे? y इक्वल टू cot x आ जाए तो सिंपल dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद कभी और भी एक तो मान सकते हैं 4 के वजह डिफ्रेंशिएशन अगर देता है फंक्शन y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, मान लीजिए ये आ गया, तो dy बाई डी एक्स का क्या वैल्यू हो जाएगा? 1 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, दैट dy बाई डी एक्स। और अगर कभी सेक के बाई कॉस एक्स आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से आपको इनवर्स फंक्शन आता है, आप बेशक इसकी यूज कर सकते हैं, दैट इज द नॉर्मल फंक्शंस। नेक्स्ट, आप कभी कभी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, वो भी आप जान लीजिए। जैसे y इक्वल टू कभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e टू द पावर x आ जाए, तब आपके सामने dy बाई डी एक्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x बाई डी एक्स, और इसका आंसर जबरदस्त है, सेम चीज e टू द पावर x। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x इटसेल्फ। नेक्स्ट आपका फॉर्मेट में एक और ले लीजिए, लॉग के भी फॉर्मेट में आ सकता है। y इक्वल टू कभी आ सकता है लॉग बेस ई एक्स, पावर 10 नहीं है, बेस 10 नहीं है, बेस क्या है? x पर है। तब आपके पास dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? वेरी सिंपल 1 बाई एक्स आ जाएगा। इस तरह से जो भी बेसिक्स रूल्स के फॉर्मेट में आए हैं वो मैं सब सॉल्व कर दिया हूँ। अब आप इसका एप्लीकेशन देखें। नेक्स्ट, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। y इक्वल टू दिया है e टू द पावर x और साइन x। आप देख सकते हैं देयर आर टू फंक्शंस एंड दे आर इन ए मल्टीप्लायर फॉर्म। यहाँ पर क्या है? इसको u और v मानिएगा, तो ये कौन से रूल को सेटिस्फाई करेगा? y इक्वल टू u इंटू v। और आपको मैंने क्या बताया था? dy बाई डी एक्स इक्वल टू लीव फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएट फर्स्ट, लीव सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। मैं आपको ये मल्टीप्लायर रूल को बनाया था और इसी मल्टीप्लायर रूल्स के मुताबिक यहाँ पर चलना है। इस क्वेश्चन को उस फॉर्मूला पर अगर आप सेटअप करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहला है इस फंक्शन को छोड़ दीजिए और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स लीजिए। उसके बाद क्या कहता है? सेकेंड फंक्शन को छोड़ दीजिए और फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कीजिए। ये आपके रूल्स के ऊपर। अब आप इसके लिए सिंपल फॉर्मूला, दैट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ ए y विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा? e टू द पावर साइन एक्स डी एक्स का मैं पढ़ाया था आपको, दैट इज ए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को रहने दीजिएगा और e टू द पावर x डी एक्स करेंगे, तो दैट इज योर आंसर। मैं समझता हूँ उस रूल्स को सामने में रख के अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, देयर इज ए नो डाउट यू कैन डू इट। अब इसी का दूसरा फॉर्मेट पर चेक करो। जैसे बच्चे लोग, मैं आपको देता हूँ कि आप इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स। अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो ये फर्स्ट फंक्शन भी है और ये सेकंड फंक्शन है। ये आपका डिवीजन में चला जाएगा। कौन सा रूल हो गया? डिवीजन। तो डिवीजन के लिए मैं क्या बताया था, आप थोड़ा सा देखते रहिएगा।
डी वाई बाई डी एक्स में क्या करना है, पहले एक आप लाइन खींचिए और इसका स्क्वायर कीजिए डिनोमिनेटर का, ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर कर दिया, लीव यहाँ पर डिनोमिनेटर ई टू द पावर एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ गया 2x आ गया, फॉर्मूला के मुताबिक माइनस आ गया। उसके बाद क्या है, हमने इसको लीव किया था, अब एक्स स्क्वायर को लीव कीजिए और ई टू द पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, क्या आ जाएगा ई टू द पावर एक्स आ गया, इजी आ गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स है और यहाँ भी ई टू द पावर एक्स है, एक ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, 2x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर दो बार लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, एक कट गया बाकी आंसर आ गया, यहाँ एक्स भी कॉमन ले सकते थे, दिस इज अ सिंपल आंसर आ गया। नेक्स्ट, यस, आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए, आपके लिए मानसिकता क्या होती है, दिस इज अ साइन एक्स, दिस इज अ लॉग एक्स एंड दिस इज द ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस सी, और यहाँ पर कुछ टर्म को आप माइनस भी ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इससे भी माइनस कर दिए। सी क्या है, दैट इज ए कांस्टेंट, है ना। मैं क्या पूछूं आपसे, ये सारे फंक्शन किस पर वेरिएबल है, एक्स पर है, ये भी एक्स पर है, ये भी एक्स पर है, ये भी एक्स, और वो तो कांस्टेंट है और वो भी एडिटिव कांस्टेंट है, वो तो लास्ट में 0 होने वाला है जब डिफरेंशिएट करेंगे। आप सोचिए क्या किसके फंक्शन पर हमें डिफरेंशिएट करना है, आप समझ गए होंगे, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज। अब आप इसकी डी वाई बाई डी एक्स लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, बताइए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस एक्स, माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बेस ही है 1 बाई एक्स, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन सी टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट का 0 एंड दैट इज योर आंसर, है ना, इजी, कोई भारी नहीं, तुरंत तुरंत तो हम कर ही सकते हैं, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आप तुरंत कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन था, चलिए एक और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, y अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लेता है, लेकिन है तो इजी है। अब आपको इसमें डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स, आप क्या करेंगे, करिए, करना क्या है, वही लॉजिक को तो अप्लाई करना है, मैं इसे ऊपर करता हूँ, ध्यान से देखिए, इजीली आप कर सकते हैं, कहीं कोई नहीं, एक स्टेप रिपीट होता हुआ है। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको रीअरेंज कर दीजिए, आप क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये x ऊपर चला जाएगा तो x टू द पावर माइनस हाफ हो जाएगा, मैंने लिख दिया, एंड दिस इज अगेन x टू द पावर e, और यहाँ पर है आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x। तो कितने फंक्शन हो गए, 1 2 3, 3 एडिटिव है, हालांकि ये इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेटिव में है, आप निकालिए डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके जगह पर n के जगह पर क्या है बच्चे लोग, हाफ है, आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ मल्टीप्लाई कीजिए और x की पावर माइनस हाफ से 1 घटा दीजिए, माइनस हाफ माइनस n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, यहाँ पर सिंपल n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ पर सावधानी करना पड़ेगा, आप ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा और ये मल्टीप्लाई है, लीव फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट सेकंड, आपको बताया। उसके बाद क्या है, प्लस एडिटिव साइन को यूज करेंगे, लीव फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर क्या किए थे, लीव फर्स्ट किए थे, डिफरेंशिएट किए थे, ई एक्स को किए थे, अब कहते हैं लीव फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एक्स। मैं समझता हूँ कि आपकी आंसर आ गया, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं ना, माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस में हाफ अगर जोड़ेंगे तो एक्स टू द पावर माइनस 3/2 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, माइनस इसको आप अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, उसको तोड़ेंगे ई टू द पावर एक्स इंटू 2x, दिस इज योर आंसर। इजीली अप्रोच, कहीं कोई भारी नहीं, सोचना भर थोड़ा सा है, आंसर। नेक्स्ट, कभी कभी आपको कंपोजिट फंक्शन तंग करता है, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और मैंने अनुभव किया है कि बहुत सारे बच्चों को जब कंपोजिट फंक्शन आता है तो सोच में पड़ जाते हैं और कभी कभी तो मिस्टेक भी कर देते हैं, जिसे मैं सिली मिस्टेक मानता हूँ। और ये प्रॉब्लम बायो के स्टूडेंट के साथ थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलता है, क्योंकि उसके मन में मैथमेटिक्स के प्रति उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रहता है, तो शायद उस पर फोकस नहीं करते हैं। लेकिन आप बिल्कुल फोकस करके चलिए और ये देखिए कंपोजिट फंक्शन, जैसे हम आपको दे दें, आप ध्यान से देखिएगा, कोई फंक्शन ऐसे है y इक्वल टू ax प्लस बी, और ये है आपके पास चॉइस, सिंपल। यहाँ a क्या है, कांस्टेंट है, b क्या है, कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर इसका दिया हुआ स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये x का डायरेक्टली नहीं दिया हुआ x का स्क्वायर, बल्कि ये इसके साथ कुछ फॉर्मेटिव के साथ दिया हुआ है, एडिटिव फॉर्मेटिव के साथ दिया हुआ है। अब अगर आपसे इसमें पूछता है फाइंड
dy बाई dx। तो आप अप्लाई तो रूल्स को करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये कंपोजिट हो गया, एक साथ दो दो फंक्शन इम्पोर्ट हो रहे हैं। अब आप इसको करने के लिए क्या कीजिएगा, ये तरीका अपनाइएगा। देखिए ध्यान से, dy बाई dx में कीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन निकालना है, क्या करना है, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको किस चीज़ से करना है, dx से करना है अकॉर्डिंग। जब आपने लेफ्ट साइड लिया यहाँ पे, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ x टू द पावर n नहीं है, बल्कि ax प्लस बी टू द पावर। तो अभी क्या कीजिएगा, dy बाई dx लिखिएगा, यहाँ पर आ जाइए, डिफ्रेंशिएशन ax प्लस बी पावर 2, इसको डिफ्रेंशिएशन x से ना करते हुए इसके पूरे फॉर्मेट बेस पर करिए, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी। लेकिन आपको करना था dx और आपने कर दिया इसको, तो इससे मल्टीप्लाई सेम चीज को कर दीजिए, और करना किस चीज से, dx से, तो इसे dx से कर। अब ध्यान से देखिए, ये टर्म कैंसिल होगा, तो ये तो वही टर्म बचेगा, ये दोनों सेम टर्म। अब आप इसको आ जाइए, ax प्लस बी टू द पावर 2 और यहाँ भी ax प्लस बी, अगर ये दोनों फॉर्मेट मैच कर गया तो आप फॉर्मूला x टू द पावर n का यूज कर सकते हैं। तो यूज कीजिए 2 इंटू ax प्लस बी और 2 माइनस 1, और यहाँ पर आपका एडिटिव रूल वाला आ जाएगा। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू x, ये डायरेक्ट होगा, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। नाउ अब आप आ जाइए, तो क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा ax प्लस बी हो गया 2 माइनस 1, और इसमें आ जाएगी। आपके बारे में तो सिंपल मालूम ही होगा, ए मल्टीप्लायर है, बाहर आ जाएगा, dx बाई dx इक्वल टू 1 हो जाएगा, और किसी भी कांस्टेंट को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, 2a ax प्लस बी, एंड दिस इज योर आंसर, 2ax प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इज आंसर, dy बाई dx। इसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट फंक्शन है, जिसे एक स्टेप में मैं नहीं किया, आप देख सकते हैं, एक बार इसे दिया और दूसरे स्टेप में सॉल्व किया। मैं आपको एक अदर एग्जांपल देता हूँ। नेक्स्ट, यस क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको दिया y इक्वल टू साइन रूट साइन एक्स, या यस करेक्ट, इसी को लिखिए, साइन रूट साइन एक्स। कहते हैं फाइंड dy बाई dx। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर करना क्या, सिंपल लॉ है, जिस लॉ पर आप चलते हैं उसी पर करना। थोड़ा सा कंपोजिट फंक्शन पर ध्यान दीजिए, dy बाई dx इक्वल, आप कीजिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन, जो है उसे तो लिखिए, जो डिमांड है वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा ना, x से डिफ्रेंशिएट कीजिए इस पूरे फंक्शन को x, लेकिन रूल तो नहीं कहता ना, साइन x रहेगा तब ना डिफ्रेंशिएट होगा, x के जगह पर तो ये साइन रूट x आ गया, तो आपको उसके हिसाब से फॉर्मेट चेंज कीजिए। कैसे चेंज कीजिएगा, देखिए मेरे साथ, देखिए साइन रूट साइन एक्स हो गया, यहाँ पर dx करेंगे तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर ये पूरा टर्म यहाँ पर आ जाए, जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट साइन एक्स आ जाए, तब तो ये फॉर्मेट पर बैठ गया, साइन एक्स है और ये भी तो एक्स ही हो गया, ये बैठ गया। लेकिन आपको करना क्या था, dx से करना था, आपने इसको कर दिया। अब आप एक काम कीजिए, हम इसे दूसरे फॉर्मेट पर जाते हैं। ये फॉर्मेट क्या हो गया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, डिफ्रेंशिएशन एक बार और, अब इसे रूट को ऐसे तोड़ दीजिए, साइन एक्स, और इसे पावर हाफ कर दीजिए। तो अब आपको अभी भी एक बार और करना पड़ेगा, ये भी डायरेक्ट नहीं है साइन एक्स का, तो इसे क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, और एक बार आपको फिर चलना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, और अब आपका पास देखिए यहाँ पर dx का, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहली बात तो आपको इसको फॉर्मेट में साइन एक्स के डायरेक्ट लाने के लिए आपने इससे कर दिया, लेकिन ये तो अलाउड नहीं था, तो आपने इसको मेकअप करने के लिए उसी चीज़ को साइन रूट एक्स की वैल्यूज को आपने यहाँ पर डिवाइड करके आपने साइन एक्स को दे दिया, और एक बार फिर आपने डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स को dx से कर दिया, इस चीज़ को कर दिया। अब आपके सामने क्या आ जाएगा, इन सब चीज़ों को आप 1 बाई 1 सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व कीजिए इसका वैल्यू, तो साइन एक्स का उसी चीज़ से किए हैं, तो कॉस रूट साइन एक्स आ जाएगा, ये बात आ गया। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू तो कॉस होता है, इसमें हाफ हो जाएगा, इनटू क्या करेंगे, तरीका के मुताबिक है, साइन जो वैल्यूज है हाफ, उसमें से 1 घटा दीजिए, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस है, और ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक बार पर हम लोग आ जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए ये कोई एक फंक्शन आ गया, अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने, e टू द पावर माइनस ax प्लस बी, और आपको क्या निकालना है, फाइंड dy बाई dx। इस तरह के एक्सप्रेशन को फिजिक्स में बहुत बार यूज़ किया गया है, और आप यहीं पर सीख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाद में आपको ईजी नजर आएगा। क्या कीजिएगा, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला किसका देखा था, आप याद कीजिए, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला देखा था ex टू द पावर dx,
लेकिन क्या ये एक्स डायरेक्ट है या उसके बदला में माइनस ए एक्स प्लस बी है? तो आप कहिएगा एक्स तो नहीं है यहाँ पर, तो माइनस ए एक्स प्लस बी है, तो आप उसी को पहले डिफ्रेंशिएट कीजिए। कैसे? आप रूल देखिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या कीजिएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एक्स प्लस बी। अब आपको यहाँ पर डी एक्स से करना जरूर है, लेकिन आप मत कीजिए, आप इससे डायरेक्ट कीजिए। और माइनस साइन को तो आप चाहिएगा तो पहले ही बाहर हटा दीजिए, माइनस साइन बाहर आ गया। इसको हटा देंगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस चीज़ से करेंगे, एक मिनट आ जाएगी, माइनस ए एक्स प्लस बी, माइनस ए एक्स प्लस बी, पूरा के पूरा उसी सेटअप से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको करना यहाँ सॉरी आपको कुछ लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन। अब ये सही होगा, पूरा के पूरा उसी सेटअप को जो पावर में था पूरा सेटअप बना दिया। लेकिन आप देख सकते हैं हमें किस चीज़ से डिफ्रेंशिएट करना था, एक्स से, और हमने ज़बरदस्ती इसको इससे किया। तो मेकअप करने के लिए ऊपर में चले जाएंगे, आपने डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस ए एक्स प्लस बी, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन एक्स। अब आप यहाँ से कर सकते हैं, तो आप इजीली आप समझ सकते हैं कि अगर किसी चीज़ का फॉर्मूला क्या कहता है, ई टू द पावर एक्स डी एक्स होगा, तो आंसर मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। तो आप इसी रूल्स को फॉलो कीजिए। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा बच्चे लोग, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा सेम चीज़ आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर आए, उसमें क्या करेंगे, तो आपके पास माइनस साइन को हटा दीजिए, तो बाहर आ गया मल्टीप्लायर में, और ए एक्स प्लस बी को इंडिविजुअली एक बार इसको कीजिए, एक बार उसको कीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक बार हो जाएगा ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी, और एक बार डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। यहाँ पर आप याद रखिएगा इस पूरे फॉर्मेट में क्या दिया हुआ है, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स है, तो दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन। अब आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स प्लस बी आ गया, इंटू माइनस साइन है इसे आप बाहर ले आइए, यहाँ ले आइए और उसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ए एक्स में ए बाहर आ जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, और कोई भी कांस्टेंट 0 हो जाएगा। इसलिए आप समझ चुके हैं, माइनस ए ई टू द पावर माइनस ए एक्स प्लस बी, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स। तो आपने देखा कि इजीली इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, और यहाँ पर माइनस साइन को आप भूलिएगा नहीं, कि दैट माइनस इज टू बी कैरिड, माइनस कहाँ से आ गया, ये माइनस यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के कैसे आप एक्ट करेंगे, जैसे आपके पास आ गया y इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको क्या निकालना है, सपोज कीजिए डी वाई बाई डी थीटा मैंने आपको दिया। इसका क्यों यहाँ पर थीटा दिया, ये किस चीज़ में वेरी कर रहा है, थीटा में वेरी कर रहा है, तो आपका डिफरेंशिएशन x थोड़ी होगा, टाइम थोड़ी होगा, जिसकी जो फंक्शन है उससे कीजिए। चलिए अब हम लोग इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू, वहाँ पर कीजिए इस कॉस थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा और उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो अब यहाँ पर x टू द पावर n हो गया और x की जगह पर कॉस थीटा हो गया, तो कंपोजिट फंक्शंस के रूल को फॉलो करते हुए इसे कॉस थीटा कर दिया। लेकिन आपको किस चीज़ से करना था, डी थीटा से करना था, और ये आपने अपने मन से इंट्रोड्यूस किया है मेकअप करने के लिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा कीजिए और इसे डी थीटा, ये दोनों कटेगा और ये जो पहले था वही फंक्शन आ गया। अब आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे लोग, ये 2 मल्टीप्लायर आ जाएगा इंटू कॉस, और आप क्या जानते हैं 2 माइनस 1 n इंटू n माइनस 1, और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, एज पर द रूल हो गया। तो ये 2 और यहाँ पर आ गया -2 हो गया, दिस इज कॉस थीटा हो गया इंटू साइन थीटा, ये आपका आंसर आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा विथ नेगेटिव साइन। बहुत आसानी से समझ में, कोई भारी नहीं था। नहीं अच्छे लोग, मैं आपको अगर इसे दूँ तो आप कैसे करेंगे, सपोज कीजिए मैंने आपको दिया लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मैंने आपसे पूछा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आपके लिए ये डिफिकल्ट है या भारी है? मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या लेवल है। एक लाइन आप देखिए, आपसे क्या निकालना है, आप इधर आ जाइए डी वाई बाई डी एक्स, और उधर भी चले जाइए, डिफ्रेंशिएशन और पूरा को लिखिए, लॉग ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको नियम के मुताबिक इधर एक्स से किए तो ये डी एक्स से किए। इसमें एक कमेंट में लिख दूँ कि ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स, ये सभी कॉन्स्टेंट्स। अब आपको पढ़ना है, तो वेरिएबल कौन हो गया, एक्स वेरिएबल है, इसीलिए जो डिफ्रेंशिएशन एक्स से किया गया था। अब आप ये बताइए कि क्या ये हमने क्या पढ़ा था, लॉग एक्स को डी एक्स से करते हैं तो 1 बाई एक्स होता है, लेकिन ये फंक्शन तो इतना के साथ जुड़ा हुआ। अब आप मेकअप कैसे कीजिएगा, ये देखिए, लॉग ई हो गया
ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, और इसे आप डिफ्रेंशिएशन किससे कर दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर दीजिएगा। और अब आपने इसे तो कर दिया, लेकिन करना था डी एक्स, तो इसको कैंसिल करने के लिए आप इसके ऊपर चले जाइए, न्यूमरेटर में उतने चीज़ से मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएशन कीजिए। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। अब आपको इसको किस चीज़ से डिफ्रेंशिएट करना है, डी एक्स से करना है। तो नाउ यू हैव डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट। आप समझ सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा जो पहले था। अब आप आ जाइए, log x हो गया, log हो गया, इसे पूरा x मान लीजिए, तो ये भी तो नीचे में x ही है, तो इसका लिए सीधा क्या हो जाएगा, log का वैल्यू मैंने पढ़ाया था आपको 1/x हो जाएगा, तो 1 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज द log x का 1/x होता। और वहाँ पर u v प्लस w वाला रूल पर आ जाइए। तो चलिए इस ax स्क्वायर को आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो 2ax हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा और 2x हो जाएगा, प्लस bx में b बाहर आ जाएगा और dx का 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब आप इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 2ax हो गया प्लस b हो गया, और नीचे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया, एंड दैट इज योर आंसर। इजीली आपने देख लिया। चलिए एक और भी देखते हैं। मेरा ये कहना है कि जब आप बहुत सारे प्रॉब्लम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है और आप किसी भी प्रॉब्लम पर इजी अप्रोच करते हैं। एक एग्जाम्पल और भी देखिए, मैंने आपको दिया y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू लॉग एक्स, और कहा इसे डिफ्रेंशिएट करें डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बार है, ये एक सेटअप x का है और एक सेटअप x का है, तो ये वाला पूरा फंक्शन को u मान लेंगे और इस फंक्शन को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, और तब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए अब आपके सामने क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मैंने बताया इसे u और इसे v, तो फर्स्ट लीव u फंक्शन छोड़ दीजिए, इसे माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कहा उसे डिफ्रेंशिएट कीजिए, उसकी डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1/x प्लस, अब की बार क्या होता है, लीव सेकंड फंक्शन, इसको छोड़ दीजिए, बेस ई रहेगा यहाँ पर, तो बेस। अब क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, और इसको डिफ्रेंशिएट किससे करना पड़ेगा, डी एक्स से करना पड़ेगा। यहाँ तक आ जाएगा। ये ऑलरेडी डिफ्रेंशिएट हो चुका है, ये भी आपका पार्ट हो चुका है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं इंटू 1/x हो सकता, और अगर आप इसकी फॉर्मेट में आते हैं तो log e टू द पावर x। अब ये बताइए कि क्या ये डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट होगा x से या कंपोजिट फंक्शन है, तो दिस इज ए कंपोजिट, तो कंपोजिट है तो उसे उसी फॉर्मेट में आप तय कीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बताइए इसकी डिफ्रेंशिएशन किस चीज़ से, पूरा के पूरा इसके फॉर्मेट विथ नेगेटिव साइन, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पूरा के पूरा उसी फॉर्मेट पर। अब इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करके मेकअप करना पड़ेगा, पूरा के पूरा इसी फॉर्मेट को, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसको क्या करना पड़ेगा, डी एक्स से करना पड़ेगा, ये पूरा के फॉर्मेट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये ओरिजिनल फॉर्म पर आ जाएगा। अब आपके पास आ जाइए, ये वाला क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया इंटू 1/x हो गया। ये तो उसके साथ मल्टीप्लायर वाला है, ये तो अपनी जगह पर रहेगा, log e टू द पावर x, और नियम के मुताबिक e टू द पावर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू सेम चीज़ है, तो आपका वही चीज़ उतर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये इसके अंदर आ जाएगा। उसको डिफ्रेंशिएट करना है, बी केयरफुल, कैसे करेंगे, ब्रैकेट में आ जाएंगे, ए माइनस बाहर आ जाएगा, इसमें माइनस बाहर आ जाएगा, ये 2a हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x होता है और पहले से a है, b में कॉमन आ जाएगा, ये b विथ नेगेटिव साइन है, तो ये विथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, और c कांस्टेंट है वो 0 आ जाएगा। इस तरह से ये आपका पूरा के पूरा सॉल्व हो चुका है। कौन कौन सा टर्म आ गया, एक बार मैंने आपको फिर से देख लीजिए, ये पूरे टर्म को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट, इसको क्या कहा, लीव दिस फंक्शन और डिफरेंशिएट इतना 1/x प्लस, अब की बार इस फंक्शन को छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको छोड़ दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, तो सही आ गया -2x प्लस b, दैट इज आंसर। अब मैं आपको फिजिक्स की दुनिया में बताता हूँ कि कैसे इस सब का प्रयोग किया जाता है, और ये हमारा लास्ट डिफरेंशिएशन की पार्ट हो जाएगी। कुछ पोर्शंस और भी आते हैं हमारे पास, उस फंक्शन को भी मैं आपको समझाऊंगा
कि जहाँ पर आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में आते हैं उसके लिए क्या कीजिएगा, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, यस, क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट मूव्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट is function of time t such that displacement x equal to 2t cube minus 3t square, या इसको लिखिए 2t square minus 3t plus 5। मैंने आपके पास लिख दिया, आपसे पूछा फाइंड Number 1, velocity at starting. What is the value starting time? Starting time पर क्या velocity है। दूसरा आपसे पूछा acceleration at t equal to 1 second। acceleration क्या, चलिए इस दोनों के बारे में आप आ जाइए। मैं आपको दोनों के लिए हिंट दे देता हूँ, हिंट, और ये तो एक सिंपल हिंट है, 9th में भी आप पढ़े थे। वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज हो गया, और एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज हो गया। चलिए आपका डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए t से, तो आप क्या कीजिएगा, dx डिवाइडेड बाई dt, यहाँ पर फंक्शन y के जगह पर x है और x के जगह पर t है, उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। क्या होगा, पहले इसको कीजिए, 2 इंटू 2 का पावर 2 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू टी 1 माइनस 1 3t आ जाएगा, प्लस एनी कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। ये फाइनली आपके पास क्या आ गया, 4t माइनस 3 आ गया, टी का पावर 0 मीन्स 1 आ गया। तो दिस इज द वेलोसिटी। अब आपसे ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज भी स्टार्टिंग टाइम पर। स्टार्टिंग टाइम का मतलब क्या हो गया, t इक्वल टू 0। तो जब टाइम t इक्वल टू 0 है बच्चे लोग, उस समय की भी कितना होगा, आप पुट कर दीजिए, 4, t का वैल्यू को 0 पुट कीजिए, -3, तो वेलोसिटी क्या हो गया, -3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ इस सवाल में इस नोट कीजिएगा, x इज इन मीटर है और t इज इन सेकेंड, ताकि आपको ये वैल्यूज यूनिट लिखने में बनेगा। नाउ आपके पास वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया, कैन यू फाइंड एक्सीलरेशन। हिंट क्या दिया हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो dv बाई dt करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4t with respect to dt, differentiation of minus हुई है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 with respect to dt। तो ये एक्सीलरेशन आ गया, 4 बाहर आ जाएगा, dt बाई dt 1 किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है, a इक्वल टू क्या आ गया, 4। आप यहाँ पर जरा सा देखिए ध्यान से, जैसे कि इस वेलोसिटी में टाइम था, तो क्या इस एक्सीलरेशन में टाइम है, आप देखेंगे यहाँ पर तो टाइम t है ही नहीं। तो इस मीन्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि बहुत सारा यूज हो सकता है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ बताऊंगा, एक छोटा सा और बताता हूं, और मैं समझता हूं कि ये डिफरेंशिएशन आज मैं ख़त्म करता हूं, और कल के क्लास में मैं आपके साथ आता हूं इंटीग्रेशंस का, और जब वो दोनों कर लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स पर हमारा नेक्स्ट। Yes, in an electrical circuit, charge flows, charge का मतलब Q flows, and function of time at Q equal to 2t square minus 4t plus 6, where Q is in coulomb and t is in second.
आपसे क्या पूछता है? फाइंड नंबर 1 करंट एट टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। दूसरा पूछता है व्हेन करंट इज 0। दो चीज़ों पर आप गौर करें। मैं आपको हिंट देगा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक से बता रहा हूँ। हिंट क्या होता है? करंट को अगर आई करते हैं तो दिस इज डी क्यू बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज इक्वल टू करंट। ये आप कहाँ से जानकारी रखते हैं? 10th के इलेक्ट्रिसिटी से आप जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, आपके पास Q का वैल्यू क्या दिया हुआ है? Q इक्वल टू 2t² माइनस 4t प्लस 6। आप क्या करेंगे? डी क्यू बाई डी टी निकालें, यही डिमांड है, डी क्यू बाई डी टी। अब आप क्या करेंगे? इस पूरे को डिफ्रेंशिएशन 2t² माइनस 4t प्लस 6 को किस चीज़ से करेंगे? डी टी से करेंगे। डी क्यू बाई डी टी क्या हो गया? ये तो करंट हो गया, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा और t² को करेंगे तो 2 इंटू टी का पावर 2 माइनस 1, यहाँ पर 4 प्लस 0 आ जाएगा, इसलिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4t माइनस 4। अब आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द करंट एट टाइम t इक्वल टू, हम 1 सेकेंड के बदला इसे काम करते हैं 2 सेकेंड दे देते हैं, थोड़ा सा आप चेंज कर देंगे, मैं बताऊंगा इसके पीछे रीजन। करंट एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए करंट का कितना हो जाएगा? इस करंट का इक्वेशन पर पुट कर दीजिए I। 4 टाइम कितना है? 2 सेकेंड माइनस 4, 8 माइनस 4 दैट इज 4 एम्पियर। आप सभी लोगों को पता होगा फ्रॉम द 10th करंट इज इन एम्पियर। कूलम पर सेकेंड, एम्पियर का मतलब क्या होता है? कूलम पर सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर। चार्ज पर यूनिट टाइम दैट इज कूलम पर सेकेंड, ये उसका मतलब है। अब आपसे इसका सेकेंड पार्ट को देखिए, व्हेन करंट इज 0, तो आपका करंट का इक्वेशन क्या है? I इक्वल टू 40 माइनस 40 इक्वेशन ऑफ करंट है। और इसमें बच्चे लोग क्या पूछ रहे हैं? व्हेन करंट इज 0। व्हेन का मतलब क्या हो गया? टाइम, और करंट तो दिया हुआ है तो इस करंट को 0 पुट कर दीजिए, और आपसे पूछ रहा है तो इसकी सॉल्यूशन में जाएंगे तो 40 इक्वल टू 4 इसलिए t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो व्हेन करंट इज 0 करंट बिकम्स 1 सेकेंड पर करंट। तो आपने देखा कि डिफरेंशिएशन का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके पास आता हूँ डिफरेंशिएशन के। इसके बावजूद भी कहीं अगर आपको डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डाल सकते हैं, मैं उसकी सोल्यूशन कॉन्फिडेंटली आपको बताऊँ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। हाँ, ये मैं जानते जाते आप लोगों को बता दूँ कि जो लोग नए हमारे पास इस टीवी को देख रहे हैं, इस वीडियोस को देख रहे हैं, उन्हें क्या करना है? इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आएगा, और इस प्रोग्राम को दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाइए। आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप यू लाइक इट एंड वी मीट नेक्स्ट टाइम।